अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मेरा और आपका साथ होगा सब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले जो अभी अहम अपडेट है, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है, कोरंगी के गोदाम है जहां पर आग लग गई है और आग लगने के वाक़यात में हम देख रहे हैं कि इस वक्त खासी तेज़ी नज़र आ रही है क्योंकि बार बार आग लगने का सिलसिला जारी है। कल भी हमने देखा था कि झुग्गियों में आग लगी, उसके बाद अभी फिर हमें कोरंगी में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी हुई नज़र आ रही है। और इससे पहले भी आप सबको पता है कि आरजे मॉल में आग लगी, उसके अलावा एक और कहाँ अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगी। तो मतलब ये तवातुर से वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अब इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी मेयर साहब ने भी कहा कि जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उनको चेक किया जाएगा, फायर सेफ्टी एग्जिट्स हैं नहीं हैं, फायर सेफ बनाया जाएगा। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या इक़दाम हो रहे हैं, इसमें कितनी तेज़ी आई है और दुआ ये करें कि अल्लाह ताला को जानी और माली नुकसान से बचाए हमारे शहर में, क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी ड्राई होता है तो ज़रा जल्दी आग लगने के वाक़यात और मामला जो है ना वो हो जाते हैं। बहरहाल एक और ख़बर ये भी कि कराची को महफूज बनाने में जो है करप्शन वो एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह रुकावट बन गई है। हमने कल भी आपको बताया था कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट का दोबारा से एक बजट पास हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कराची को एक दफ़ा फिर जो है वो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा और तमाम कैमरे लगाए जाएंगे और उस पर जो अमल दरामद है वो करवाया जाएगा। लेकिन फिर जो है जो मसला यही आता है कि जो ऑफिसर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करते या वो दयानतदारी से काम नहीं करते तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं। तो जो अफसरान हैं उन्होंने हुकूमत को भी चूना लगा दिए और प्रोजेक्ट के लिए जो तजवीज़ करदा सामान है वो तकरीबन 10 गुना महंगा रेट उनको दिया गया है मार्केट में जो सामान मिल रहा है उसके मुताबिक। तो ज़ाहिर है फिर पैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और फिर यही होता है कि वो सारे पैसे इधर उधर हो जाते हैं और जो आवाम के लिए सहूलत के लिए चीज़ आती है, प्रोजेक्ट आता है, वो जूं का तूं रह जाता है, फ़ाइलों की नज़र ही हो जाता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स आपके सामने मौजूद है, कितने सालों से चलने की बात हो रही है लेकिन कभी वो आज तक पूरा नहीं हुआ उसके ऊपर काम। बहरहाल एक और ख़बर ये भी है कि महकमा सेहत सिंध में डॉक्टर्स की किल्लत पैदा हो गई थी, जिसके बायस जो है वो 117 डॉक्टर्स की तैनातियाँ कर दी गई हैं। तैनातियों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो चीनी है वो एक बार फिर महंगी हो गई है और हम देख रहे हैं कि जो चीनी की कीमत है उसमें बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है क्योंकि 15 रुपये फ़ी किलो होल सेल में महंगी हुई है। तो जब आप रिटेल की बात करेंगे तो 117 से बढ़कर वो 132 तक जो है ना वो चीनी का रेट जो है वो पहुंच चुका है। उसके अलावा सोने की जो कीमतें हैं उसमें कमी का रुझान देखा जा रहा है। 1 तोला कीमत 1800 रुपये कमी के बाईस 2,13,600 रुपये में पहुँच गया। जब चीनी की बात करती हूँ और सोना पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के लिए तो चीनी ख़रीदना भी मुश्किल है, सोना कौन आज के दौर में ख़रीदेगा। और जो इतने खूबसूरत हालात हैं मुल्क के और शहर के, उसमें तो सोना पहनना और रखना भी एक मुश्किल काम हो गया है। उसके अलावा निगरान सिंध सरकार के जो है ना तरफ से हम देख रहे हैं कि कराची की ब्यूटिफिकेशन का एक तो प्रोजेक्ट आया, उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा आवाम की मुश्किलात ख़त्म करने का एक और मंसूबा शुरू कर दिया गया है कि अब जो है ना आवाम को इंडस्ट्रीज़ के दफातर के धक्के खाना नहीं पड़ेंगे। अब ये जो है डिजिटलाइज निज़ाम जो है मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। इस हवाले से भी बात होगी कि इसमें क्या होगा, कैसे काम होगा। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे जो नुमाइंदगान हैं, हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, कराची से ब्यूरो चीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू वेरी मच। अपनी तबीयत ठीक कर लो, बहुत दिन हो गए तुम्हें बीमार हुए हुए। मसला पता है क्या, ये सीज़न इतना वही ड्राई वेदर और वो फिर सीज़न और फिर गर्मी इतनी लगती है। आपको पता है एसी में तैयार होना होता है तो वो जो है ना वो तबीयत, यहाँ पे भी चिलर्स इतने तेज़ चल रहे होते हैं। बहरहाल अब फ़हीम भाई ये आग लगने के बाद भी फिर आग लग गई है। मैंने कहा मुझे जाने दो, यहाँ पे करीब में आग लगी हुई भागो, क्योंकि मसला ये है कि बिल्डिंग्स के अंदर हमारे यहाँ कोई फायर सेफ्टी एग्जिट्स नहीं है, इंतजाम नहीं है। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अभी ऐलान तो कर दिया है कि जी आप इंतजामात करें और बिल्डिंग्स को चेक किया जाएगा। अभी तक कितना काम हो गया इस पर? 70 सालों काफ़ी दिन हो गए इस बात को, 4-5 70 सालों से ऐलानात ही हो रहे हैं और उन ऐलानात के नतीजे में होता हुआ था तो कुछ है नहीं। अब इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि जब हम आरजे मॉल की बात कर रहे थे तो आरजे मॉल की आग के बाद जो है 19 रुकनी कमेटी बना दी गई थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों के ऊपर, और ये कहा गया कि जनाब ये जो है शहर की हाई राइज बिल्डिंग्स का सेफ्टी ऑडिट करेंगे। क्या हुआ सेफ्टी ऑडिट? आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चले हम कह देते हैं कि थोड़ा सा टाइम और देते हैं, हो सकता है उसके लिए अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम और लग जाए। शहर बहुत बड़ा है, 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है। आधा शहर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहता है तो उसमें टाइम लग सकता है।
लेकिन असल बात यह है कि वो तामीरात जो इस शहर में हैं उनको चेक करना, ख़ास तौर पे जैसे हम इस वक्त कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाली आग की बात कर रहे हैं, एक गोदाम में आग लगी है, गोदाम में भी आग जो है जब लगेगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सेफ्टी ऑडिट है या नहीं है, वहाँ पर आग लगने के को बुझाने के लिए इंतजामात हैं या नहीं है। देखें, एक सिस्टम होता है जो ख़ुदकार सिस्टम होता है जो बहुत ज़रूरी है। 2016 में जो है वो बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग बाय लॉज और फायर के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से सिंध असेंबली से कानून मंजूर हुआ है। उसके बाद 2016 से आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, आज तक उसके ऊपर अमल दरामद इस शहर में, सूबे में नहीं हो रहा है। अभी तो रिसेंटली कहा है ना, अब कितनी बिल्डिंग्स चेक हो गई हैं इन 4-5 दिनों में। वही तो मैं कह रही हूँ कि चले, आपने कहा कि पहले कुछ नहीं हुआ, अब इकदाम करने के लिए कह रहे हैं, बहुत रैपिड रिस्पांस नजर आ रहा हो तो हम कहें वाह भाई क्या काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कहने को नसीब ही नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं ना। मसला यह है कि सब सोए हुए हैं और सिर्फ कागजी बातें होती हैं, निशिस्तन गुप्तन बर्खास्तन इजलास होते हैं और कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। अब आरजे मॉल के बाद अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग लगी थी ना, देखें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आज तक हमें जो है उसके बाद भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ बातें होती हैं कि जी अब ये होगा, हम ये कर देंगे, ऐसी बिल्डिंग्स नहीं रहने देंगे। क्या कर लोगे यार? देखें, अगर बिल्डिंग बन भी गई है तो उस बिल्डिंग में भी आप अगर फायर एग्जिट नहीं है तो फायर एग्जिट का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत आगे पहुँच गई है। आज आप जो है ये नहीं हो सकता कि जनाब वो बिल्डिंग में चूँकि फायर एग्जिट नहीं था तो अब हम क्या करें, नहीं, वहाँ पर आप फायर एग्जिट बना सकते हैं। उसके अलावा फायर सिस्टम लगा सकते हैं वहाँ पर। आप एक एक्सटिंग्विशर्स तो इनसे लगाए नहीं जाते। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक फायर एक्सटिंग्विशर उन 2 फायर टेंडर्स से बेहतर है जो अभी रास्ते में हैं आग बुझाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इसको नहीं समझ रहे। हमें बेसिकली आगाही जो है ना आवाम को देना होगी, हुकूमतों को, इदारों को आगाही नहीं देनी है, उससे कुछ नहीं होना, बहुत हो गई इस पे बातें। अब आवाम को आगाही देना होगी कि भाई अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद कीजिए। चलें, शुक्र है कि फायर ब्रिगेड की जो 2 गाड़ियां हैं वो पहुंच गई हैं। आज़ाद साहब, जैसे हम बात करें, अभी फिर एक जगह पर आग लग गई है कोरंगी में, मेहरान टाउन में, लाइसेंस ब्रांच के करीब बिल्डिंग में। बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं और फिर मैंने इसको लिंक ऐसे किया कि अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा कि तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको चेक कराया जाए और ये जो आग लगने के वाक़यात हैं उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रमशा, फिर एक हद्दा भर के खबर बस आ जाती है। बिल्कुल मामला इस तरह है कि इसके लिए बेबाज़ाब्ता तौर पर 2 ऐसे इदारे हैं जो इसके लिए काम करते हैं। एक इदारा बाज़ाब्ता ये बिल्डिंग बनती है, उसके लिए महकमा बल्दियात अकेला इदारा नहीं है, महकमा बल्दियात के साथ है हाउसिंग टाउन प्लानिंग। हमारे पास जो बिल्डिंग बनती है उसके लिए कोई टाउन प्लानिंग होती नहीं है। उसके लिए सीवरेज का निज़ाम हो, बिजली की फ्राहमी हो, गैस की फ्राहमी हो, निकासी आब हो, इस तरह तमाम, जिस तरह आग लगने के वक्त रोकने के लिए हमारे यहाँ सड़कें बनाने के बाद तो याद आता है कि जी फ़ोन की लाइन डाल दो, बिजली की और गटर लाइन डाल दो। अच्छा, उसके लिए बाकायदा NOC देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या KDA। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम इदारों की NOC होती है। इनकी NOC के बगैर में कोई इमारत तमीर हो नहीं सकती है, चाहे एक घर हो या बिल्डिंग हो या चाहे कितनी इमारत हो। उस इदारे की तरफ कोई तवज्जो दे रहा नहीं, उस तरह को जिक्र हो रहा ही नहीं है। मुर्तज़ा वहाब की बात हो रही है, कमिश्नर कराची की हो रही है, सिंध हुकूमत की हो रही है। उसके अलावा एक इदारा है महकमा दाखिला के मातहत सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का काम ये है, जहाँ पर जिस तरह ये आग के वाक़यात हो रहे हैं इनको रोकने के लिए इनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया जिसके तहत उनको हर साल चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन वो इदारा जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें महकमा दाखिला के अफसरान भी शामिल है, उसके लिए एक डायरेक्टर है, अलग बिल्कुल काम करता है। लेकिन महकमा सिविल डिफेंस से आज तक किसी ने पूछा नहीं है कि आग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इस हवाले से सिविल डिफेंस के इदारे ने इस मामले में तहकीकात की नहीं की, लापरवाही किसकी है। उन्होंने इस मामले में जहाँ पर जो तनसीबात वो हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखा नहीं रखा। लेकिन ये 2 इदारे टाउन प्लानिंग और जो सिविल डिफेंस है, ये दोनों इदारे मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। इन इदारों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। हम खुद जो रिपोर्ट करते हैं उसमें इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, सबको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, सिंध हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, शहरी इंतज़ामिया को, महकमा बल्दियात को, पुलिस को, सबको। लेकिन इन इदारों को हम ज़िम्मेदार इसलिए ठहराते हैं क्योंकि इनकी तरफ हमारी खुद की तवज्जो नहीं है। हम खुद इस तवज्जो देंगे, निशानदेही करेंगे, आवाम को बताएंगे भाई ये इदारे हैं, इनके लिए इनकी ज़िम्मेदारी बनती है जो इनके लिए काम कर, इन मामलात को देखें, इन पर काम कर। लेकिन इदारे दोनों काम नहीं करें, इसके लिए ज़िम्मेदारी बनती है मुर्तज़ा वहाब की, जो इस वक्त कराची हुकूमत के सरबराह हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है ताकि इन इदारों से पूछे। कल तक मैंने जो सिविल डिफेंस का सेक्शन ऑफिसर है उससे पूछा, मेरे इलाके का, उनसे पूछा भाई आपने इसके लिए कोई नोटिस जारी किया? बोला सिविल डिफेंस इदारे का डायरेक्टर इतना बाअसर है जो सेक्रेटरी दाखिला की नहीं मानता है, चीफ सेक्रेटरी सिंध की नहीं मानता है। अच्छा, वो पता नहीं किसकी मानता है, कौन उसके ऊपर मखलूक जो है उसके हुक्म जारी करती है। किसी की ना माने, अल्लाह की मान ले तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के तो आधे से ज़्यादा हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन बहरहाल एक और जनाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। फ़हीम भाई, हम देख रहे हैं कि जैसे अभी आज़ाद भाई बात कर रहे हैं कि आप इदारे जो हैं या उनमें करने वाले लोग जब तक दयानतदार नहीं होंगे, ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, ये एक सिस्टम को नहीं चलाएंगे, नहीं हो सकेगा।
अभी खबर देख रही हूँ तो जी पहले ही एक तो माशाल्लाह हर 3-4 साल बाद सेफ सिटी के नाम से पैसा पास हो जाता है, बिलियंस में जो है वो रुपए पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। मार्केट से सामान मंगाया गया 10 गुना महंगा तजवीज़ कर दिया गया है, क्या है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछता नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जब कराची बदमनी केस था उस वक्त ये हुक्म दिया था कि कराची को सेफ सिटी बनाया जाए। सेफ सिटी में होना क्या था, बेसिकली कैमराज लगने थे, ऐसे कैमराज लगने थे, 12 मेगापिक्सल के कैमराज नहीं, सिर्फ ऐसे कैमराज जो गाड़ियों की बाकायदा तौर पर नंबर प्लेट्स रीड कर सकें, जो लोगों के जो चेहरे हैं उनको जो है वो पढ़ सकें, वो बाकायदा लिंक्ड होना था नादरा से, एक्साइज से, पूरा एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है 2017 में इसके ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद जो है आज हम जब 2023 में बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी सेफ सिटी अथॉरिटी तो कायम है, लेकिन सेफ सिटी के हवाले से कुछ भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से जो अहम तरीन बात है, जो परसों भी हमने रिपोर्ट किया था कि जनाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से एक इजलास हुआ, उस इजलास में जो है वो जब रेट्स की बात हो रही थी तो रेट्स के हवाले से बहुत ही अजीब चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है कि जनाब जो रेट्स कोट किए गए हैं PC1 में, वो मार्केट में मौजूद जो इस वक्त चीज़ें हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा हैं। फिर ऐसी चीज़ें भी उसमें रख दी गई हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं, यानी ज़रूरत से मुराद ये है कि अब वो कंपनीज खुद कह रही हैं कि जी हमने ये सामान बनाना ही छोड़ दिया, ये हमने ये इक्विपमेंट बनाना ही छोड़ दिया। डेटा सर्वर खरीदा था 2017 में, उसका इस्तेमाल वो कंपनी खत्म कर चुकी है। स्टोरेज डिवाइस क्लाउड सर्वर भी कंपनी 2017 से बेच ही नहीं रही है और 2023 में जी वो रिपोर्ट में मौजूद है कि हमें चाहिए। जी कल हमने जब ये स्टोरी दी इस पे बेसिकली जो है सारा मामला जो है वहाँ से सामने आया, जब जो सूबाई वजीर कानून है निगरान, उन्होंने उमर सोमरो ने जो है एक रिपोर्ट बनाकर जो है वजीर आला सिंध को भेजी। उस रिपोर्ट का रिबटल भी आया है। उस रिपोर्ट के बाद जो है अथॉरिटी की जानिब से एक जवाब भी दिया गया है, उसमें इन तमाम बातों का जवाब देने की कोशिश की गई और उसमें ये कहा गया है कि जी हमने कंपनी ने जो भी देना है, कंपनी से डिसाइडेड है कि बेशक वो हमने जो है कोर्ट उस वक्त का किया हुआ है, लेकिन कंपनी से ये एग्रीमेंट है कि जब हम चीज़ें खरीदेंगे तो वो उस वक्त की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमें चीज़ें देंगे। चलें, ये एक जवाब हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि मैं आपको सिर्फ बताऊँ, ये अरबों रुपए की करप्शन है। सिर्फ इस मामले में एक चाइना की कंपनी ने एक अफसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। अच्छा, यानी इतना बड़ा मामला है, ये अरबों रुपए की डील है ना भाई। सेफ सिटी बनना है तो ये तो कोई पता नहीं 40 अरब से ऊपर का मामला है। अब ये जाहिर है इसके बाद जब हम इसमें, अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि PC1 मंजूर होना है, अभी तो PC1 मंजूर भी नहीं हुआ है। उसके तहत कैमरे लगने हैं, उसके तहत शहर में पोल्स लगने हैं, उसके तहत शहर में इमारतें कायम होनी हैं, उसके तहत जो है शहर में जो है वो फाइबर ऑप्टिकल बिछना है, डक्स बनने, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की शहर को ज़रूरत है। शहर में देखें क्राइम बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त। हम रोज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जनाब स्ट्रीट क्राइम में इतने लोग मर गए, स्ट्रीट क्राइम में इतने लोग जख्मी हो गए, और है क्या, ये पकड़े जा सकते हैं। 2017 से मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी जितना भी बजट पास हुआ था तो आप करना शुरू करते तो आज कहीं पर मौजूद होते। एक और चीज़ सामने आई कि देखें ना, एक कंपनी है, उसका नाम और पता इसी पे मौजूद ही नहीं है, वेबसाइट पे मुख्तलिफ है, जहाँ से डाटा लेते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ है। एक और कंपनी जिससे सामान मंगाने का कायफ है, उसमें एड्रेस ही मौजूद नहीं है। तो मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, नहीं लगता कि ये कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं? बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन है और ये करप्शन की वजह से ही जो है ना इस पे ये वज़ीर आला सिंध का एक बहुत अच्छा इकदाम ये ज़रूर था कि उन्होंने जितने पैसे अब तक हैं उन्होंने कहा जी ठीक है, आप रेट्स के ऊपर बात नहीं बन रही, इसमें बेसिकली NRTC जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। NRTC ने इसमें जो है सारे रेट्स दिए हैं और वही कॉन्ट्रैक्टर हैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त वज़ीर आला सिंध ने एक काम वो कर दिया कि जो पैसे हैं आप उनसे कम से कम सिविल वर्क तो शुरू कीजिए, जो इक्विपमेंट आना है उसके रेट्स के ऊपर बात होती रहेगी, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर दीजिए कि जनाब सिविल वर्क में जैसे पोल्स की तनसीब है, जैसे जो है वो इमारत बननी है या कुछ और है, डक्स बनने, ये तो कम से कम आप काम शुरू करें। इससे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन इन दी एंड वही होगा कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आज हम 40 अरब की बात कर रहे हैं, जिस वक्त तक ये कंप्लीट होगा अगले 4 साल 5 साल में तो ये जो है वो 80 अरब पे पहुंचा हुआ होगा। अब यही तो मसला है ना कि देखें, एक तो ये सिर्फ सेफ सिटी नहीं है, अभी एक और खबर हमारे पास ये है कि सिंध पब्लिक सेफ्टी और पुलिस का जो शिकायती कमीशन सेल है वो गैर फ़ाल है और आइनी इदारा 3 सालों से गैर फ़ाल है। अब यही बात सेफ सिटी भी 2017 से आज 2023 हो गया, बार बार बजट पास होते रहे, गैर फ़ाल। अब ये जो इदारा बनी इसका क्या मकसद था, और इसको अगर बनाने के बाद इसमें 13 नुमाइंदगान को शामिल किया गया लेकिन गैर फ़ाल हैं। कमीशन का जो चेयरमैन है वो वज़ीर दाखिला था, तो उसके बाद ये जब हुआ तो ये क्या मसला, क्या ये बनाते क्यों है जब काम नहीं करना तो? शिकायती सेल आपने बनाया। रमशा, ये मामला था साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर का। उस वक्त ये था कि अवाम और पुलिस के माबीन जो शिकायत है इसका अजाला किस तरह होगा। उस वक्त पुलिस के 2 निज़ाम थे, एक इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन,
और आवाम के मामला थे उनको हल करना था। ठीक है। लेकिन मुशर्रफ का दौर जैसे ख़त्म हुआ तो उन्होंने उसको कहा अमृति दौर था, उन्होंने गलत किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में सितंबर 2019 में मुराद अली शाह सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असम्बली से उसी कानून को लाकर सिंध असम्बली से पास करवाया, जिसका एक बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम किया। उस कमीशन का सरबराह जो था वज़ीर दाखिला था, जो कलमदार मुराद अली शाह के पास था, जिसमें 13 अरकान शामिल थे, जिसमें अरकान सिंध असम्बली जो हैं वो भी शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, GDA के थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी इसमें शामिल थे, जिसमें अच्छे खासे शोहरत के हामिल जो अफराद हैं वो शामिल थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि उस वक्त था IG सिंध काली मोहम्मद साहब फ़हीम साहब ऐसे होगा, उनसे सिंध हुकूमत की लड़ाई होगी तो वो इजलास में शिरकत करता नहीं था। जब इजलास ये बुलाते थे उस वक्त IG सिंध किसी काम के सिलसिले में चले जाते थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने IG को जिम्मेदार ठहराया, IG लापरवाही कर रहा है, पुलिस के मामला तो बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। उस वक्त पुलिस के वाक़यात बढ़ते जाए, आवाम के साथ शिकायत जो है उसका अजाला नहीं हो रहा था, तो इन्होंने IG सिंध जो चला गया। लेकिन उस दौरान जो है 2020 तक इनके सिर्फ 6 इजलास हुए। अच्छा। और 6 इजलास में कोई अहम फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। लेकिन उस जो है उनमें कहा गया IG सिंध शरीक नहीं हो रहा इजलास में, जिसके बाद जो है ये मामला हल नहीं हो रहे। उसके बाद में जैसे IG सिंध का तबादला हो गया, इमरान सरकार और PP सरकार में आपस में कोई सियासी मुफाहमत होगी, तो इन्होंने वफाकी हुकूमत ने IG सिंध को, इमरान सरकार ने IG सिंध को हटा दिया। IG सिंध को हटाने के बाद में यहाँ पर जो है सूरत हाल ये, उसके बाद में ये कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल होगी। कमीशन का बाज़ाब्ता तौर पर एक सेक्रेटरीट कायम किया गया, जो KDA जो अपना ओल्ड बैरक्स जो है सेक्रेटरी महकमा ख़जाना की, वहाँ पर कायम किया गया था। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इस कमीशन को गैर फाल बना दिया और सियासी पार्टियों से मुफाहमत के बाद में उन्होंने वो दफातर थे उनको मामले खास जो एक भरमार बचाई गई थी उसमें उनको अलर्ट कर दिए। और जो इनका जो सेक्रेटरी था वो सेक्रेटरी तक मुस्तकिल तैनात नहीं हो सका, एक एडिशनल सेक्रेटरी थे मुख्तलिफ औकात महकमा दाखिला के, उनको ये सेक्रेटरी का ओहदा कमीशन का दिया गया। लेकिन सिर्फ 3 अफसरान तैनात होते रहे, लेकिन बाकी जो मुलाजमिन थे, एक इस कमीशन के सिर्फ 3 मुलाजमिन थे, एक सेक्रेटरी, एक पर्सनल स्टाफ और उसके अलावा एक ड्राइवर। कमीशन 3 बंदों पर चल रहा था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मुलाजमिन भर्ती किए गए थे, इनका दफ्तर था सेक्रेटरी यहाँ पर तारक रोड पर, वो गैर फाल हो गया, उसको बंद कर दिया गया। मुलाजमिन तनख्वाह से महरूम रहे। उसके बाद उनकी इस वक्त तनख्वाह उनकी जारी है, लेकिन अदालत के हुक्म पर। लेकिन ये कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। इस वक्त जो क्या हुआ, मुराद अली सरकार ने जाते जाते इनका जो बजट था वो बजट रिलीज़ करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद में ये कमीशन कागजों तक तो महदूद है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये गैर फाल है। कोई अफसर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं है। इस वक्त आवाम के और पुलिस के मामले जो शिकायत, और जिस तरह हालिया जो पुलिस का मामला हुआ, रात को हमारे पास खबर ब्रेकिंग हुई, कोई SSP इमरान कुरैशी साहब वाला मामला जो था, जो घर में डकैती हुई थी, अगर उस वक्त ये कमीशन, इस वक्त कमीशन होता ये मामला सीधा कमीशन के पास जाता, वो शहरी कमीशन को शिकायत करता, कमीशन उसका अजाला करती। लेकिन ये कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं, लेकिन ये कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। जो कमीशन आइनी तौर पर एक कानून साज इदारे ने कायम की थी, लेकिन इस वक्त जो मुराद अली शाह सरकार जो थी माजी की, उसने भी कमीशन को गैर फाल बनाया। लेकिन इस वक्त तो निगरान सेटअप है, लेकिन उसके बावजूद कमीशन इस वक्त भी गैर फाल है। नहीं, पुलिस और ये जो कमीशन की हम बात कर रहे हैं, मैं पुलिस और ये जो अवाम का एक, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है यहाँ पर कि ये बॉन्ड है ना, ये क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी आप देखें जितनी भी ड्राइव्स होने की बात होती है, जैसे हम बात करते हैं कि जी एक FIR कटवाने के लिए बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि जाए ना जाए, जो पुलिस का जो एटीट्यूड होता है आवाम के साथ, आम लोग, तो ये चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी? क्योंकि ये अभी तक हमें उसमें बेहतरी नज़र नहीं आई। हालांकि जब बात हुई थी जी हमने बड़ा ट्रेन किया है, एजुकेट किया है, पुलिस को बढ़ाया है, सिखाया है, IDIG साउथ से भी जब बात हो रही थी कि जी बहुत मॉडर्न अब हम तो पुलिसिंग सिस्टम बना रहे, हुआ है कुछ? अब मुझे तो नहीं बेहतरी नज़र आई। जो आला अफसरान होते हैं जो CSS करके आते हैं, इनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये समझते हैं कि पुलिसिंग जो है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर करने का नाम है। ऐसा नहीं है। पुलिसिंग नाम ही ग्राउंड वर्क का है। ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, आवाम तक जाते हैं, तो आप जो है वो पुलिसिंग करते हैं। आप जो बात कर रही हैं कि लोग जो हैं वो थाने जाने से डरते हैं किसी एक छोटे से मामले के ऊपर भी, तो उसकी वजह क्या है? वो एक थाना कल्चर है जो पिछले 70 सालों में रच बस गया है इस सोसाइटी में। उस थाना कल्चर की वजह से जो है लोग जो हैं वो थाने जाने से घबराते हैं। और हम हमेशा अपने बड़ों से सुनते आए थे कि जी अल्लाह जो है थाना कचहरी से बचाए, ये दुआ करते सुना था हमने। तो क्यों? क्योंकि मसला यही था कि थाने का कल्चर एक ऐसा है कि जिसके तहत जो है आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलना। अगर आप अपने किसी मसले के हल के लिए गए तो वो मसला मजीद बढ़ भी सकता है। अब जो इस सेफ्टी कमीशन की बात हो रही है, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत परवेज़ मुशर्रफ साहब ये लेकर आए थे और ये उसके तहत जो है पुलिस सेफ्टी कमीशन बने थे। उसके पीछे आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो गैप है उसे कम किया जाए
और आवाम को जो पुलिस से मुतालिक शिकायत हैं उनका जो है वो अजाला किया जा सके। ये अजाला करने वाले लोग जो हैं बजाय इसके कि वो जो हैं वो पुलिस वाले हों, वो ऐसे लोग हों जिनका सोसाइटी में एक रोल हो, सोसाइटी में जिनका एक नाम हो, वो बैठकर जो है उनकी शिकायत सुने और शिकायत के ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। तो बेसिकली जो है कमीशन कायम करने का मकसद ये था, लेकिन हकीकत यही है कि उसके तहत कुछ भी नहीं हुआ, रिज़ल्ट ज़ीरो है। और हम ऐसे कमीशन का रिज़ल्ट जो है मैंने हमेशा ज़ीरो ही देखा। मैं किसी और की क्या बात करूँ, मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मेंबर हूँ, सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से हमें जो है वहाँ पे मुख्तलिफ़ केसेस आ रहे होते हैं। उस कमीशन में के सरबराह जो हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब हैं। हम अब तक जितने भी इस सूबे में सहाफ़ियों के साथ वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर जब हम नोटिस लेते हैं और हम रिपोर्ट मांगते हैं पुलिस से, ख़ास तौर पे चूँकि ज़्यादातर वाक़यात पुलिस से मुतालिक होते हैं, तो हमें जो है वो कोई जवाब ही नहीं आता। वज़ीर आला साहब की सरबराही में एक इजलास हो रहा था, उसमें IG साहब भी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि जनाब ये तो हमें कमीशन को रिपोर्ट तक नहीं भेजते, जवाब तक नहीं देते। उस पर जो है उन्होंने कहा भी, पाबंद भी किया कि जनाब आप इनको रिपोर्ट भेजा करें, आप क्यों अपने इदारे के हवाले से इस तरह का तासुर बना रहे हैं। IG सिंध ने उस मीटिंग के खात्मे के बाद मुझसे कहा कि नहीं हम बिल्कुल आपको भेजा करेंगे। और आज 1 माह हो चुका है, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सबसे बढ़ के जान मोहम्मद मेहर का मामला, सहाफ़ी सक्खर में कत्ल कर दिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं। घोटकी में एक वाक़या, उससे मुतालिक रिपोर्ट मांगी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। इस तरह से कराची में 2 वाक़यात हुए, हमारे सहाफ़ी साथी जो हैं वो गायब होते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता वो कहाँ है। उनसे मुतालिक पूछा हमने, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। तो ये पूरा एक सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि जब कोई ऐसा कमीशन बज़ाहिर कौमी सिंध असेंबली से पास होने के बाद बन भी जाए तो उसे फाल नहीं होने दो, उसको काम नहीं करने दो, उसे नाकाम बना दो। ये एक सोच है ब्यूरोक्रेसी की, ये एक सोच है पुलिस की, जिसके तहत फिर ज़ाहिर रिजल्ट यही आते हैं, हम रिपोर्ट कर रहे वही होते हैं। तो मसला है कि हमारे यहाँ जो है ना चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसका जो है ना वो कोई हासिल उसूल आवाम को नहीं। जी फ़हीम साहब, इस कमीशन को परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़िला सतह तक मुंतकिल किया गया था, जिसमें नाज़मीन शामिल थे उस वक्त के और काउंसलर भी शामिल थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो ज़िला सतह तक मुंतकिल होने थे। ये भी सिंध हुकूमत ने जो कानून पास किया था मुराद अली शाह सरकार ने, ये भी ज़िला सतह तक मुंतकिल होनी थी, जिसमें जो हमारे नाज़मीन चेयरमैन हाँ उन्हें भी शामिल करना था। लेकिन सूरत हाल ये ज़िला सतह तक मुंतकिल नहीं। जहाँ पर बैठे हुए कोरंगी का आम शहरी जो है वो अभी जो है जो कमीशन बना है सूबे का सेक्रेटरी में मौजूद है, वहाँ पर कैसे जा सकता है? वो यहाँ पर ही वहाँ सेफ्टी कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाए, शिकायत करे, ताकि उसके साथ जो SSP से शिकायत हो या मुकामी पुलिस से शिकायत हो, वहाँ पर उसका अजाला हो। लेकिन मुराद अली शाह सरकार के दौर में भी ये कमीशन ज़िले सतह तक मुंतकिल ना हो सके, सिर्फ तीन मुलाजमिन पर तो महदूद रही। सूरत हाल ये है कि जो सिंध हुकूमत का काम था, इन्होंने जो सिंध असेंबली से कानून पास किया था, जो आइन कानून के जो खालिक हैं हमारी जो पीपल्स पार्टी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी ये मामलात मुकामी सतह पर मुंतकिल करते। लेकिन मुकामी सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए, सिर्फ 3 मुलाजमिन तक इस कमीशन को महदूद किया गया। वो कमीशन भी गैर फाल होगी। इसके लिए भी अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। वो ज़िले सतह तक मुंतकिल होनी थी, उनके चेयरमैन होने थे, उनके नुमाइंदगान होने थे, सब कुछ होना था। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसका ज़िले सतह तक जो मुंतकिल होनी थी उसका सरबराह था डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, बाकी जो मातहत अफसरान थे जिसमें पुलिस के SSP उसमें शामिल था, ज़िले का चेयरमैन उसमें शामिल था। लेकिन मुकामी सतह पर यह सूरत हाल थी, उसको आगे बढ़ाकर तहसील सतह पर, टाउन सतह पर, UC सतह पर मुंतकिल करना था। लेकिन ये मामला वहाँ ही रफा दफा हो गया, आगे बढ़ सका। यही तो मसला है। बहरहाल निगरान सिंध सरकार ने एक और ऐसा इकदाम किया जी, कर लें कुछ अच्छी खबर भी शामिल कर लें सुबह है ना। वो इतने स्ट्रेसफुल बातें हो रही हैं कि मुश्किल हो जाता है। तो ढूंढती हूँ मैं कि अच्छी खबरें मिल जाएं ताकि हमारे जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। बहुत परेशान है लोग। आवाम की जो है मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए सरकारी दफातर के धक्के खाना एक बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी भी जगह पर चले जाएँ आपको बहुत ख्वारी होती है। बहरहाल अभी तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और इंडस्ट्रीज़ है उनके दफातर के अब धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। E-ऐप मुतारिफ़ करवा दी गई है और तमाम जो सिस्टम है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब पोस्ट ऑफिस के दरमियान भी मुआहदा हो गया है। जी बिल्कुल, ये फैसला तो अच्छा है लेकिन अमल दरामद करना बाकी है। उसकी भी ऐप आ गई है कि पोस्ट ऑफिस? जी बिल्कुल, ये सिस्टम चलाएगी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ चला जाएगा। ये UMS सर्विस जो इनकी आजकल बड़ी तेज़ है, जिस तरह कोरियर सर्विस दीगर में इस तरह UMS सर्विस अच्छा काम करी। इसलिए सिंध हुकूमत ने मुआहदा किया, खासतौर पर यूनुस ढागा यहाँ के मुकामी अफसर हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर से भर्ती होने के बाद में जो है 22 ग्रेड के अफसर तक पहुँच गए, लेकिन इस वक्त वो निगरान सूबाई वज़ीर हैं। उनकी जानब से कल जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा किया गया महकमा इंडस्ट्रीज़ और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के माबेन। फैसला ये हुआ है कि अब जो है आम शहरी जिनके मामला खासतौर पर प्रॉपर्टीज़ के मामला हैं या दीगर मामला जो महकमा रेवेन्यू और इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उन मामला को हल कैसे किया जाए।
देखिए अब देहात का जो आम बंदा है वो किसी सियासतदान से फ़ोन करवाता है, मुख्तार को या महकमा डिस्ट्रिक्ट के अफसर को, उसकी रसाई वहाँ तक हो जाती है। शहरी इलाकों में जो लोग हैं वो किसी के पास जाते नहीं, जाते हैं दफातर में धक्के खाते हैं, वहाँ पर रिश्वत देने के बाद में उनके मामला उलझते रहते हैं, मामला हल नहीं होते हैं, उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे अब आसन स्क्वायर चले जाएँ या आसन सेक्रेटरी चले जाएँ, किसी दफ्तर में चले जाएँ, सवा रिश्वत काम नहीं होता है। मामला ये उसके बाद उन्होंने मुआहिदा किया है, अब जो है शहरी ऐप के ज़रिए अपना जो मामला उसमें शेयर करेंगे और टैक्सेस जो हैं फ़ीस जो है वो भी वहाँ पर जो है ऑनलाइन उनको जमा कराई जाएगी, जिसके बाद में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, इसमें न सिर्फ मिनिस्टर ऑनलाइन होगा, इसके साथ साथ सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ अफसरान और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के अफसरान उनसे मुंसलिक होगी, चेक एंड बैलेंस होगा। अच्छा, उसके बाद में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जैसे उनके मामला मुकामी सतह पर हल होंगे दफातर में, तो उनके घर पर जाकर उनके जो कागजात है वो पहुँचा कर आएंगे और वहाँ पर रिसीविंग लेकर आकर फिर जो है उसी ऐप पर जो है शेयर करेंगे। हमने ये मामला इनका था, शिकायत थी, सुन ली, उनका अजाला कर दिया। फैसला तो अच्छा है, लेकिन इसमें ये होगा तपेदारी सिस्टम, कोटार सिस्टम और अपना पटवारी सिस्टम, मुख्तियारकार सिस्टम वो कैसे ख़त्म करेंगे, ये बड़ा चैलेंज तो है सद हुकूमत के लिए। लेकिन निगरान सरकार का ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन इस पर अमल दरामद करना बाकी है, क्योंकि अब आम इंतखाबात होने वाले यूनुस हागा साहब तो नहीं रहेगा, लेकिन अगली सरकार जो भी आएगी वो किस तरह इस पर अमल दरामद कराएगी, ये सिस्टम ही ख़त्म कर देगी, ये निज़ाम जो ये एक बड़ा मसला है ना हमारी, कि कंटिन्यूटी नहीं है चीज़ों के अंदर। अब एक बंदा आता है, वो एक प्रोजेक्ट लेकर आता है, एक प्रोग्राम लेकर आता है, फिर अगले लोग आते हैं। अब निगरान सेटअप में बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वो हाईलाइट होने के लिए कर भी जाते हैं चीज़ें, जैसी गवर्नमेंट आती है वो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो एक कंसिस्टेंसी और एक पेस कितनी ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। देखिए, ये सबसे पहले तो ये जो ऐप वाला मामला है, ये मुझे पता है कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जब सूबाई वज़ीर थे, जिनके माशाल्लाह शादी होने वाली मखदूम महबूब जमा साहब, वो उन्होंने जो है ये ऐप तैयार की थी, और ये मंसूबा था उनका कि इस तरह से जो चीज़ें की जाएँ, उसको निगरान हुकूमत ने कंटिन्यू किया है। असल में मसला क्या है, जो अब आपका सवाल है, देखें मसला ये है कि कोई भी शख्स जो है हमारे यहाँ या कोई भी पार्टी जो है वो किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं देना चाहती। मैं आपको क्रेडिट नहीं देना चाहता, आप मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहते। उसकी वजह से होता यह है कि जी ये काम फलां ने कर दिया है, इसको दबा दो, अब अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आओ, इससे बेहतर कोई चीज़ लाओ, मीडिया में गाओ कि हमने तो ये कर दिया, ये कर दिया। ये है सबसे बड़ा मसला। आप इस मुल्क में आप देख लीजिए कि हमने सुना कि 5 साल मंसूबे बनते हैं, हमने ये सुना कि ये करते हैं, लेकिन हमने ये देखा क्या है, अमली तौर पर हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट चेंज होती हैं, 5 साल से पहले चेंज हो जाती हैं, वो कोई जो भी उनका मंसूबा होता है उसको जो है बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, कुछ और हो जाता है। सबसे बढ़कर जो इस मुल्क में जो अलमिया रहा है वो ये है कि जो आवाम के मसाइल के लिए जो मंसूबे किसी भी गवर्नमेंट ने लाए, अगर वो गवर्नमेंट इक़्तिदार में नहीं रही है तो आने वाली गवर्नमेंट उसे ख़त्म कर देगी। बिल्कुल ऐसे, बस यही मसला है कि कंटिन्यूटी नहीं है, पेस नहीं है, वो हम पकड़ते ही नहीं है, एक से दूसरे पे डाल देते हैं, और वही वाली बात कि तख्तियाँ लगाने का हमें शौक़ है और हम कोई कारनामा अंजाम नहीं देना चाहते। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, कुछ और मज़ीद खबरें भी होंगी। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। चाय की तलब जो है ना वो बड़ा मसला खड़ा कर गई है। चाय दे दो भाई, अब तुम दे दो, अब तुम ऑनर ही दे दो, लाओ भाई ले आओ चाय। सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अमशा हमारी चाय की राह में रुकावट बनी हुई है। विक्की हमें चाय दे रहे थे, लेकिन अमशा ने हमें चाय नहीं देने दी है। लाओ अब चाय दे दो, आज़ाद भाई को दे दो चाय, अब ले ही आओ भाई। असल में मसला ये कि जब तक जो है ना कराची वालों का इशू ये है कि चाय का कप ना मिले तो सुबह का आगाज नहीं होता, और इतनी जो है हम खुश बातें कर रहे हैं सुबह से, एग्जैक्टली, उसमें चाय भी ना हो तो फिर, और फिर मॉर्निंग शो है भाई। आपकी चाय खराब करूं मैं खबर से? नहीं प्लीज, आप नेक्स्ट स्टोरी पे आ जाए। चाय जो है ना, चाय वो भी अब पीना मुहाल हो गया लोगों के लिए। उसकी वजह ये है कि अभी हमने पिछले दिनों भी बात की थी कि चाय की जो पत्ती है उसकी कीमत में इजाफा हुआ, और इतना इजाफा हुआ कि 900 ग्राम का जो पैकेट है वो 300-400 रुपये महंगा हो गया जी, मतलब यकमुश्त ऐसे ही। और अभी आज जो खबर आई है उसके मुताबिक 15 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी हो गई है। तो अभी बाजार में जो बाहर कप है चाय का वो कितना है, आपने बताया ना, पानी भी वो लंबा पानी से लंबा भी नहीं कहता, लंबा पानी का एक ट्रम है वो यूज होती है जनाब, 80 रुपए की चाय, एक कप चाय इतना सा होता है वो कप उसने दिया। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई उसमें, वो चाय इतनी मीठी थी कि मैं हैरान रह गया। उठते हुए हमने उससे पूछा इसमें चीनी ही डालते हो? तो कहता है जी चीनी डालते हैं। मैंने कहा यार इतनी मीठी चाय, चीनी इतनी महंगी है, तुमने इतनी मीठी चाय और 80 रुपए की तुम दे रहे हो। चीनी की कीमत आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँच गई? 117 रुपए से बढ़कर आज़ाद भाई 132 रुपए फी किलो हो गई। अभी चाय पीना जो है ना, ये एक कप आप उसकी कॉस्ट क्या 100 रुपए पे पहुँच जाएगी। बिल्कुल। और ये तो कप भी मैंने बड़ा पकड़ा हुआ है, वो तो बाजार में तो कप भी इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा। सच्ची बात, आपने मुझे परेशान कर दिया। मुझे आज चीनी खरीदनी थी, लेकिन आपने रेट ऐसा बताया है ना जो महीने की जो खरीदारी तो आज ही मुझे करनी थी। लेकिन मामला ये फ़हीम साहब,
चाहे तो अच्छा, एक कराची में छोटी सी बात कर दूं फिर आप कहिएगा। जी जी। आपने महीने की खरीदारी की बात की ना, अब ग्रॉसरी करने जब हम जाते हैं, मैं हैरान हूँ फहीम भाई कि यार लोग जो बहुत कम तनख्वाहदार लोग हैं वो कैसे बेचारे मैनेज करते होंगे, क्योंकि आप एक बजट सोच के जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपये में चीज़ खरीद लूँगा, एक मिसाल मैं दे रही हूँ, लेकिन जब आप चीज़ें खरीद के खड़े होते हैं तो आप वही चीज़ें जो आप हमेशा लेते हैं वो आप 12, 12.5, 15 में ले रहे होंगे, क्योंकि हमारी यहाँ किसी कीमत में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अभी आप देखें पत्ती महंगी हुई, 300-400 रुपये का इजाफा हो गया। आप चीनी उठा के देखें, तेल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा होता है। तो एक तनख्वाहदार तबका अपने घर का बजट कैसे मैनेज करता होगा कि रोज़ पेट्रोल की कीमत, उसने बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, ऑफिस तो जाना है ना, कमाने निकलेगा ही नहीं तो कहेगा कहाँ से। तो ये तो मतलब कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, फिर कितना मुश्किल होता जा रहा है आवाम के लिए। हमेशा सच्ची बात यह है कि हर इतवार को मार्केट सस्ती होती है, लेकिन हर इतवार को मार्केट महंगी होती है। जब मैं ठेले पर जाता हूँ प्याज आलू खरीदने के लिए या दीगर अशिया खरीदने के लिए हफ्ते के लिए, तो वहाँ पर ऐसी बेचारी खवातीन आती है जो रेट पूछ के उनसे कहती है आधा किलो आलू दे दो, आधा किलो प्याज दे दो, रेट पूछ के। दिल नहीं करता मैं उस ठिया सामान खरीदूँ, ठिया छोड़ देता हूँ और ठिया पर जाता हूँ और देखता हूँ, ताकि ऐसे मायूस चेहरे देखे, इतनी मायूसी होती है, हद हो जाती है। क्योंकि मसला ये है कि वहाँ पर जब एक मायूस चेहरा जो होकर वहाँ पर एक खातून बेचारी जाए चीज़ खरीदने के लिए, और वहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट वाले, उसके बाद में मौकामी पुलिस वाले उस ठिये वाले को जो हटाते हैं, तो ठिये वाले का चेहरा देखो, उस खातून का चेहरा देखो, सच्ची बात रोना आ जाता है। इतनी परेशानी, कई बार मैं KMC वालों से या DMC वालों से, पुलिस वालों उलझ चुका हूँ। भाई गरीब बेचारे मजदूरी के जाने के लिए मुस्तकिल प्लान बनाओ ताकि वो ठिया कहाँ खड़ा करे, और बेचारी खातून पैसे देती है, ठिये वाला आगे भागता रहता है और खातून उसके पीछे। अगर बुजुर्ग खातून है उस ठिये वाले के पीछे कितनी भागेगी जो आधा किलो आलू आधा किलो प्याज खरीदने के लिए वहाँ पर बेचारी पहुँची है। उसका घर का क्या होगा, पीछे मामला कैसे होंगे, किस तरह गुजरते होंगे, उस खातून को ही पता होगा। बाकी आपको पता होगा, फहीम साहब को पता होगा, मुझे पता होगा, लेकिन उन बेरहम जो मुलाजमिन हैं, चाहे पुलिस के हों, KMC के हों, DMC के हों, उनको पता नहीं है लोग बेचारे जो मजदूरी करने वाला उसका क्या हाल होगा, और जो चीज़ किसी को बेच रहा है उसका क्या हाल होगा। लेकिन मामला ये, हमारे पास जहाँ से चीज़ें आती है मार्केट कमेटी, वहाँ पर हमारे पास कराची में मार्केट कमेटी मौजूद है। ये महकमा ज़राअत के मातहत है महकमा, इसके लिए कीमत व रस्त अलग महकमा कायम है। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, महकमा कीमत व रस्त है कहाँ, वो कार्रवाई क्यों नहीं करा, वो गैरफाल क्यों है। हमारे पास जो महकमे वो गैरफाल है, काम जो कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ करें, भत्ता वसूल करें, वो दीगर महकमे। अच्छा, अभी आप ये देखें ना कि होलसेलर्स ग्रुप ने ये मुद्दा उठाया है। हुआ ये कि अभी कुछ पिछले दिनों अशरफ साहब आए हुए थे, हमारे बिजनेस रिपोर्टर और बिजनेस डेस्क हेड, उनसे भी जब ये बात हुई तो हम इन डिस्कशन ही चीज़ आई, मेरे ख्याल से चीनी पत्ती पे ही हम बात कर रहे थे और रेट्स में इजाफा हुआ। तो चीनी का जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है गन्ने की, और वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद रेट्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि कोई कंट्रोल करने वाला, कोई देखने वाला, कोई चीज़ों को बैलेंस करने वाला नहीं, यहाँ तो बस मनमानी कीमतें आप बढ़ा रहे हैं। देखें, इसको मैं आपको एक और इसका एंगल दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मॉर्निंग शो के हवाले से थोड़ा सा खुश टॉपिक ज़रूर है, लेकिन लोग हमारे चूँकि सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और हम एक सियासी कौम है, तो लोगों के लिए हो सकता है एक अच्छी खबर भी हो, समझने वाली खबर भी हो। पाकिस्तान की जितनी शुगर मिल्स हैं उनमें से किसी भी शुगर मिल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उठा के देख लीजिए, आपको कोई ना कोई MNA MPA उसका मेंबर मिलेगा। पाकिस्तान का असल मसला क्या है? मसला ये है कि सियासतदान जो है ना, वो असल में सारी शुगर मिल सियासतदानों की हैं, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल शुगर इंडस्ट्री करती है, और ये हकीकत भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं है। आपको मैं कई स्टोरीज़ बता सकता हूँ। परवेज़ इलाही साहब, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, शरीफ ख़ानदान की अपनी शुगर मिल्स हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अपनी शुगर मिल्स हैं, और यही लोग जो हैं आप देख लीजिए कि मुल्क में जो है वो जहांगीर तरीन साहब की अपनी शुगर मिल्स हैं, मखदूम फैमिली की अपनी हैं। तो बेसिकली जो है ना, पाकिस्तान की सियासत ये कंट्रोल करते हैं। अब आपके सामने पिछले उसका देख लीजिए आप, जो 18 माह की गवर्नमेंट थी PDM की, उस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ये बना था कि जनाब आपने पिछले साल जो है शुगर चीनी जो है मुल्क से बाहर भेजने की इजाज़त दे दी। क्यों दे दी? हाँ। और एक वक्त पे आके पता चला कि मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है, चीनी है नहीं, हाँ इसलिए है कि आपने चीनी तो बाहर भेज दी थी। यही तो सिचुएशन होती है, यही सिचुएशन अभी होगी। आप देखिए, आपने आज हमें ये खबरें दी जाती है कि जनाब गन्ना फसल बहुत अच्छी हुई है, शुगर क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है और बहुत अच्छी इस दफ़ा जो वो होगी। एक वक्त आएगा कि जनाब ये कहा जाएगा कि हमारे पास शुगर बहुत ज़्यादा है, इसे मुल्क से बाहर भेजने की इजाज़त दी जाए, वो मुल्क से बाहर भेज दी जाएगी। उसके बाद जो शुगर होगी वो एक नए दाम में, एक बहुत बड़े हाई रेट के ऊपर जो है वो बिकना शुरू हो जाएगी। उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सियासतदान वही थे ना, PDM की गवर्नमेंट में तो सब थे, कर लेते कार्रवाई, नहीं की। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यह है कि शुगर इंडस्ट्री
एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुल्क की सियासत को चलाती है, और जो ज़ाहिर सियासतदान जो हैं उनके ब्यूरोक्रेसी में भी लिंक्स होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो डेफिनेटली उनका भी कहीं ना कहीं जो है शुगर इंडस्ट्री में लिंक होता है। तो ये वजह है कि चीनी की कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर जाती हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं। महकमा इंसानी हुकूक के जो मुलाजमीन हैं जनाब, वो खुद इंसाफ के मुंतज़िर। मुझे तो ख़बरें पढ़ते हुए भी ताज्जुब होता है रोज़ाना कि क्या हमारे यहाँ होता है हमारे मुल्क में। जो 15 मुलाजमीन इंसानी हुकूक के, उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर इनको रखा गया था और उसके बाद इनको निकाल दिया गया। क्या मामला है आज़ाद भाई? ये मामला इस तरह है बात सच्ची है लेकिन है रसवाई की। जी बिल्कुल। मामला ये निगरान सरकार का ये काम नहीं, निगरान सरकार का ये काम है जो माजी में जो हुकूमतें फैसला करती है उस निज़ाम को बेहतर करना, उस निज़ाम को चलाना और आम इंतखाबात हैं वो कराना। लेकिन सूरत हाल ये है, ये एक साबिक़ा मुराद अली शाह सरकार ने आम इंतखाबात से कबल कुछ छोटे ग्रेड के मुलाजमिन भर्ती किए थे। ये इलेक्शन जो निगरान सेटअप कायम होता है उससे कबल कई माह कबल भर्ती किए थे, लेकिन उनको तनख्वाहें मिलती रही। लेकिन 15 मुलाजमिन थे जिसमें नायब कासद, चौकीदार, ड्राइवर, बावर्ची, इन सब को जो है इस वक्त जो है मौजूदा सरकार निगरान सरकार में जो हमारे उमर सुमर साहब हैं उन्होंने अफसरान के कहने पर उनको अहकाम जारी किए और उन्होंने जो इनको मुलाजमत से फारिग कर दिया। और उसके बाद में सूरत हाल ये है कि ये महकमा वाहिद महकमा इस वक्त जिसकी सेक्रेटरी साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत साहब की जो सिस्टर हैं तहसीन फातिमा साहिबा, बड़ी अच्छी अफसर है, मैं उसको ज़्यादा तौर पर जानता हूँ, लेकिन उसको बाईपास किया जा रहा है। एक एडिशनल सेक्रेटरी है जो 19 ग्रेड का, जो मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ इल्ज़ामात में उनको वहाँ से हटा दिया गया था। मोहतरम है फजल अवैसी साहब, उन्होंने क्या किया, मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया। मिनिस्टर साहब उसके कहने पर लगे, जो कुछ हुआ मुबीना तरह कुछ भी उसको कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस महकमे में 5 सेक्शन अफसर की असामियाँ हैं। जो सेक्शन अफसर जो होता है जो बुनियादी तौर पर पूरे निज़ाम को चलाता है, जिसके जो फाइल जो पुटअप होती है मिनिस्टर करता है, वो सेक्शन अफसर ही फाइल बनाकर उसमें गलतियाँ खामियाँ सब निकाल कर आगे अफसरान को जो है भेजता है। उसके बाद में अफसरान उसमें जो बेहतरी करके आगे निज़ाम को चलाते हैं। लेकिन इस महकमे में 5 सेक्शन अफसरान की असामियाँ हैं, लेकिन 3 असामियों पर सेक्शन अफसर तैनात हैं, 2 असामियाँ खाली हैं। इन अफसरान के पास माली इख्तियारात हैं जिन पर दस्तखत करना बड़े अफसर का काम होता है। जो 19 ग्रेड का 20 अफसर का, उसका काम ये होता है उनको अहकाम जारी करना। निचले अफसर का काम होता है उस पर अमल दरामद करना। लेकिन उनके पास जो माली इख्तियारात हैं कम से कम 10, जिसको कहते हैं DDO पावर, उन 3 अफसरान के पास DDO पावर है नहीं। इस महकमे में 10 DDO पावर है, जिसमें 6 डायरेक्टरेट के, 1 सेक्रेटरीट का, 3 सेक्शन अफसरान के, 3 सेक्शन अफसरान जो माली इख्तियारात से महरूम हैं, और सब इख्तियारात जो हैं सेक्रेटरी के पास भी नहीं है, सेक्शन अफसरान के पास भी नहीं है, लेकिन वो एक अफसर के पास 10 DDO पावर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मामला ये है कि उसमें मुबैना तौर पर ये सेक्शन अफसरान खुद कहते हैं हमारे पास माली इख्तियार नहीं, हम बेबस हैं। ये महकमा इंसानी हुकूक जिसमें शिकायती सेल भी कायम है। इस महकमे का काम इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही जो मामला हैं उनको बेहतर करना, बेहतरी लाना। लेकिन इस वक्त निगरान सेटअप में ये हुआ है, इस महकमे को चलाने के बजाय उन अफसरान ने इस महकमे को मफलूज बना दिया है, जो महकमा काम करने के बजाय मुलाजमिन को निकालना। अच्छा, मज़े की बात यह है, निगरान सरकार कोई नई भर्ती नहीं कर सकती है। इन्होंने क्या किया, 15 मुलाजमिन को निकाल लिया, उसके बाद में अपने रिश्तेदार भंजे, नवासे, पोते सब भर्ती कर दिए। मुबैना तौर पर गलत किया गया। लेकिन उसके बाद इस मामला पहुंचा जब CM सिंध के पास, जस्टिस मकबूल बाकर के पास, उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया। इसकी तहकीकात कर रही है सदफ अनीस शेख साहबा, जो इस वक्त सेक्रेटरी कॉलेज तालीम है। ये महकमे की अफसर तहसीन फातिमा ने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि महकमे के अफसरान मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। ये सेक्रेटरी बार बार चीफ सेक्रेटरी सिंध को कह चुके हैं मुझे यहाँ से हटा दो, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते हैं, कुछ फैसले किए हैं, इसके बाद इनको हटाया नहीं जा सकता है, तबादला नहीं किया जा सकता, मजबूर है। लेकिन ये बेचारी मजबूर होकर रह गई है, इस सेक्रेटरी की नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जो मातहत अफसर है, जो एक ही शख्स है जो पूरे महकमे पर काबिज होकर रह गया है, जिसके बाद जो इस महकमे का पूरा निज़ाम मफलूज बनकर रह गया। कल इन्होंने एक इंसानी हकूक़ की जानब से एक रिलीव निकाली थी, लेकिन मामला ये हुआ उस रिलीव में महकमा इंसानी हकूक़ के जो मुलाजमिन है वो भी शरीक नहीं हुए। NGOs के मुलाजमिन मजदूर अफराद उनको लाया गया, उनको रिलीव में शरीक किया गया, लेकिन चंद लोग जो है सिविल सोसाइटी के लाए गए वो भी शरीक हो गए। लेकिन महकमे के मुलाजमिन ने कहा हम खुद अताब का शिकार हैं, रिलीव किस तरह शरीक हुए। अच्छा, मज़े की बात है, जो मुलाजमिन कॉन्ट्रैक्ट पर बाकी रह गए हैं वो 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। बजट मौजूद है। अच्छा, तो क्यों नहीं महकमा खजाना संघ ने पैसे जारी कर दिए हैं। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर मुकामी सतह पर अफसरान की हट धर्मी है, जिसके बायस कहा जा रहा है कि भाई ये मुलाजमिन जो है निगरान सरकार PP सरकार ने गलत भर्ती की है। भाई जो गलत भर्ती की है तो उनका खिलाफ कार्रवाई करे, जो अगली हुकूमत है वो करे। आपका तो काम ये नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तनख्वाहों का पैसा जो पास हुआ हुआ ये कहाँ जा रहा है फिर, जब इनको नहीं मिल रहा? पड़ा हुआ दे रहे नहीं, देने को तैयार नहीं है, खजाने पड़ा हुआ। लेकिन मामला ये फिर भी कहते हैं नहीं, जो जिस इदारे का जो काम है उस इदारे के मुलाजिम, जो मेरा काम जिस इदारे में काम कर रहा हूँ, मैं उस इदारे में अपने काम करने के बजाय जो मेरे हुकूक का नाम मिले मैं कैसे काम करूँगा? परेशान होगा ना। परेशानी का आलम में जब कोई शख्स मुब्तला होता है तो काम नहीं कर पाएगा,
वो परेशानी भी उलझ के परेशान रहता बढ़ती, उसकी परेशानी बढ़ती जाए। इस मामले का ये है कि जब इन्होंने इदारे बातें बड़ी कर रहे हैं, भाई हमारी चीज़ें जो मीडिया पर शेयर करो, हमने शिकायती सेल कायम कर दिया, लेकिन भाई शिकायती सेल कायम कर दिया, शिकायती सेल में जो काम करने वाले मुलाजिम हैं वो तो खुद आतंक का शिकार है, उसको शिकार को आपके अफसरान बना रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके मामला हल करना उमर सुमरो साहब की जिम्मेदारी बनती है और तहसीन फातिमा साहब की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन तहसीन फातिमा साहब वो बेचारी बेबस है, एक एडिशनल सेक्रेटरी है, वो करता बना हुआ। जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं साहब का हुकूमत ने गलत किया, मैं महकमे में निज़ाम को ठीक कराऊँ। मसला ये निज़ाम ठीक करने के लिए कोई चाहता नहीं है ना, यही हर खबर का एंड मुझे ये नज़र आता है कि हमारी सिस्टम इतना ख़राब है कि आप कोई चीज़ों की बेहतरी कोई करने खड़ा भी हो तो उसका भी मामला ख़राब कर देते हैं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। एक और खबर शामिल कर लेते हैं, वो ये जनाब कि कल ये औरंगी टाउन में डकैती केस हुई, पुलिस ने जो है आला अफसर को बचा लिया। और पुलिस ये पेटी भाइयों की जो मुआवनत का सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा और ये क्या मामला का बड़ा अहम मामला नजर आ रहा है। देखें, जो औरंगी टाउन में डकैती वाला मामला था उसमें डीएसपी उमैर बजारी जो ज़ेरे तरबियत डीएसपी थे, उन्होंने जाके जो है उन्होंने जाके एक घर में डकैती डाली। उस डकैती के नतीजे में वहाँ से वो 2 करोड़ रुपए और तलाई जेवरात तो पता नहीं क्या क्या लूट के आ गए। जो इसका चालान कल पेश हुआ है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, वो चालान ने ना सिस्टम को बड़ा नंगा कर दिया। आप देखें उस चालान में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एक शख्स के किसी के ऊपर 40 लाख कर्ज था, यानी उसने लिया हुआ था 40 लाख रुपए वो अदा नहीं कर पा रहा था। उसको पता था कि शाकिर जो है वो एक बड़ी पार्टी है। उसने कहा कि इस शख्स को हम ये बताएंगे कि ये एमकेएम लंदन से इसका ताल्लुक है। चालान के अल्फाज बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसका ताल्लुक हम बताएंगे कि इसका ताल्लुक एमकेएम लंदन से है और हम इसके घर पे जो है छापा पड़वाएंगे, हम खुद भी साथ जाएंगे और वहाँ से पैसा लूटेंगे और वो कर लेंगे। और अमलन यही किया गया कि जनाब एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि जनाब इस शख्स के घर में जो ये एमकेएम लंदन का है, यहाँ से टेरर फाइनेंसिंग होती है। उसके ऊपर जो है वो इतला जो है एक वफाकी इदारे को दी गई। वफाकी इदारे ने एसएसपी जुनूबी को बताया। एसएसपी जुनूबी ने जो है ज़ेर तरबियत डीएसपी को तैनात किया। वो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने लूट मार की, 2 बंदे उठाए, शाकिर और उसका भाई आमिर, और उन्हें रास्ते से ही छोड़ दिया। जो 2 करोड़ रुपये वहाँ से आए उसमें से वो 40 लाख रुपये कर्ज जो है वो अदा हो गया। ये मैं चालान की बात बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा। तो बेसिकली जो ये सिस्टम जो इसमें जो है नंगा हुआ है वो ये है कि आप यानी जो चाहें कर सकते हैं इस मुल्क में, किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और उसकी आप ज़िंदगी जो है वो तबाह कर दें। एक शख्स के घर में जो है वो 20-25 एहलकार घुस जाते हैं, जिसमें प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। प्राइवेट लोग भी शामिल थे उस वाक़े में, उस डकैती में, और वो जाके वहाँ से जो है वो पैसा उठा लेते हैं, जेवरात उठा लेते हैं, उस शख्स को जो है एमकेएम लंदन के नाम पे उठा लेते हैं और फिर रास्ते से आप उसे छोड़ भी देते हैं। जब एसएसपी जो चालान है उसमें लिखा है कि एसएसपी ने ज़ेर तरबियत उस डीएसपी से पूछा कि तुमने जिन बंदों को उठाया था वहाँ से, वो बंदे जो हैं वो तो कहाँ हैं? तो उसने कहा जी वो इन्फॉर्मर ने छोड़ दिए। लेने तुम गए थे, छोड़ दिया इन्फॉर्मर ने। उसने उस पर कहा भी अच्छा तुमने वहाँ से तलाई जेवरात भी उठाए? उसने कहा जी उठाए। तो उनका क्या ताल्लुक है टेरर फाइनेंसिंग में? उसका वो से कोई जवाब नहीं दे सका। तो ये बेसिकली एक अजीब सा माहौल है। 6 से 7 सफ़ात का ये चालान है। इस सफ़ात में जो इन दी एंड उन्होंने कहा एक तो अबूरी चालान है। इस अबूरी चालान का मकसद ये होता है कि अभी केस चल रहा है, अब तक की तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई हैं, फाइनल चालान में अगर कुछ मजीद आया तो हम पेश कर देंगे। उस चालान में उन्होंने इन दी एंड ये कह दिया कि जनाब एसएसपी सऊद जो हैं, जो जनाब इमरान कुरैशी साहब, उनका इसमें कोई किरदार अभी तक नहीं मिला है। उनके एक पीसी का भी जो है अजमत का, उसका कोई किरदार नहीं मिला है। अगर कोई चीज़ मजीद तफ्तीश में सामने आई तो अगले चालान में उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो बेसिकली ये नज़र आ रहा है कि पुलिस ने अपने एक आला अफसर को बचा लिया और जनाब इमरान कुरैशी साहब का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने तो कोई टिप में उन्हें मिली थी, किसी इदारे ने उन्हें कहा था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने नीचे कह दिया और नीचे जाने वाले अफराद ने ये काम कर दिया। अरे भाई तुम्हारी अपनी वो जो गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, वो डकैती में, उस छापे में जो है मुलविस थी, उस गाड़ी में गया है उमैर बजारी जो है, वो आपको नज़र नहीं आता, वो आपने बचा लिया जी। वो तो गाड़ी जो है वो ड्राइवर को कह के ले गए थे। वही वाली बात है ना कि आप किसी भी चीज़ को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं, और जो है ना रिपोर्टें और थद्दे भर के आप भेज देंगे, कोई मसला नहीं, आप क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो फ़हीम साहब और आज़ाद नूरी साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जनाब अब हम बात करेंगे आज के सेगमेंट में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे आपने भी पिछले सेगमेंट में देखा कि जो चैलेंजेस का सामना है, आए दिन बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ ये कि जो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है या जो सैलरीज़ हैं वो इस हिसाब से नहीं। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रही थी कि ये एक जो चाय का कप है,
इससे भी अब तो लग रहा है कि पीना मुश्किल हो जाएगा। वजह चीनी की कीमत में आए दिन इजाफा, पेट्रोल की कीमत में आए दिन इजाफा, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई पेस नहीं है चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और फिर कहते हैं कि क्या करें कि कोई ना कोई घर का एक बंदा घर से बाहर ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो आपके पास बाहर से पैसे आ रहे हों आप कम से कम कुछ ना कुछ करके जो है ना वो अपने घर को, अपनी जो इकॉनमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने जो मामलात हैं उनको चला सकें। तो ऐसे में हम बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं और उस पढ़ाई को बेस बनाते हुए आगे अपना बाहर पाकिस्तान से बाहर अपने करियर्स को परसू करते हैं। तो ऐसे में किस तरह से जो है ना वो आपको हेल्प हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ चैलेंज ये भी है कि स्कॉलरशिप्स के नाम पर, इमिग्रेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लोगों का जो पैसा है, लाखों रुपए लोगों के बर्बाद हो जाते हैं और हासिल उसूल कुछ नहीं आता। तो ऐसे में आप किस तरीके से, आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं कुछ सीख सकें, उनकी कुछ मदद हो सके, कुछ जान सकें कि कैसे वो बैनुल अक़वामी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हासिल कर सकते हैं, इमिग्रेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, उनमें उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। युसरा एजाज मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो युसरा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप माइग्रेशन एक्सपर्ट हैं और हेड ऑफ ऑपरेशंस भी हैं। तो युसरा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, बट पाथवे क्या है? अच्छा देखें, आई कैन ओनली गाइड यू फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज जो मेरी कंपनी है वो लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया है और मैंने अब उसके ऑपरेशंस पाकिस्तान में खोले हैं। बाहर जाने का देखें दो तरीके से माइग्रेशन होती है। एक आपकी होती है जनरल स्किल्ड माइग्रेशन, जिसका मतलब है कि कोई अगर आपके अंदर हुनर है, लाइक आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं या आप अपनी फील्ड में बहुत एक हाई मकाम पर जा चुके हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया यू टेक द स्टूडेंट वीज़ा पाथवे, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं और आप एक किसी ऐसे कोर्स में पढ़ाई करते हैं दैट लीड्स यू टू PR। तो ये दो तरीके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एलाइड हेल्थ सर्विसेज की डिमांड है, या फिर जिस तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी डिमांड है, IT प्रोफेशनल्स की डिमांड है। तो यूजुअली जो बच्चे A लेवल्स, O लेवल्स में होते हैं या फिर FEC कर रहे होते हैं, वो जाना चाह रहे होते हैं, वी ऑलवेज गाइड देम कि आप कुछ इस तरह का कोर्स करें दैट इज़ लीडिंग यू टू अटेन PR लेटर ऑन। ठीक है, अगर बैचलर्स ऑफ बिजनेस में PR नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस पढ़ें, क्योंकि जब आप बाहर की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप 70-80 लाख अपने लगा रहे हैं। तो अगर इनमें आप PR भी नहीं अटेन करें या गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं अटेन करें तो वो फिर पैसे का ज़ाया, क्योंकि पढ़ाई तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। ऐसा ही है। तो बेसिकली कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो हाई इन डिमांड हैं ऑस्ट्रेलिया में? सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मैं 5 to 6 इंडस्ट्रीज बताती हूँ दैट आर हाई इन डिमांड, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी ऑक्यूपेशंस है दैट आर हाई इन डिमांड। जैसे कि मैंने आपको बताया एलाइड हेल्थ, सो एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, इंजीनियरिंग, हर किस्म के इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, IT, सो किसी भी किस्म के IT प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं जो कि IT रिलेटेड हैं। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो एनीबडी रिलेटेड टू वेट्रेसिंग, होटल मोटल मैनेजिंग, या फिर जो टूरिज़म होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है। एंड देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड। तो ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और अगर आप इनको देखें कि इनसे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस निकल रही हैं वो इतनी सारी हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो है ना। अच्छा देखिए, होता क्या है युसरा कि हमारे यहाँ जो है ना, जब हम फोकस करते हैं पढ़ना लिखना, जब हमारे यहाँ, अभी तो खैर बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है फिर भी, लेकिन स्टिल अभी तक वो वाला है। हमारे जी डॉक्टर इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अब मैं हॉस्पिटैलिटी चूज़ करते में 10 दफ़ा सोचूंगी यार कि मतलब इसका स्कोप, हम नहीं बच्चों को अपने उस तरफ लेके जाते हैं ना, या अब कंस्ट्रक्शन की तरफ भी कोई, अब जब जी 40 साल में 35 साल में हो रहे हैं तो जी कोई कंपनी खोल के बैठ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहे हैं, या जिनके अब्बाओं के बिजनेस चल रहे हैं वो साथ लग रहे हैं। लाइक हमारे यहाँ पढ़ना या इस तरफ आने की तरफ जो है ना लोगों को काउंसिल नहीं किया जाता कि यार आपका इसमें स्कोप है, आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रैवल इंडस्ट्री में देखें, अब हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन बाहर आप मलेशिया देखें, दुबई देखें, कितना काम हो रहा है वहाँ पर। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक छोटा सा अपनी लाइफ से एग्जांपल बताती हूँ कि while I was here in पाकिस्तान, तो मैं पढ़ाई करी थी, साथ में I was hosting a morning show, I was doing a few things, so मैंने उससे कोशिश की कि मैंने कहा चले एक काम करते, let me start YouTube. So I started my career as a YouTuber and I was doing like makeup reviews and stuff. And I was working otherwise as well. मेरे पास जॉब भी थी, मैं पढ़ाई भी करी थी। तो just because मैं जॉब और पढ़ाई करी थी तो my parents were like चलो ठीक है, शौक है, पूरा कर ले। बट कहते थे तुम करोगी क्या इससे? लेकिन यूट्यूब पर भी आप अगर देखें, सॉफ्ट स्किल्स अपनी डेवलप करके लोगों ने पूरे करियर्स बना लिए। तो ये जो बाउंड्री हमारे पास पहले होती थी ना कि सिर्फ लॉयर हैं, लॉ पढ़ा है, उसके बाद ये करें, वो बाउंड्री जो है ना अब हमें कहीं पे क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। मैं तो जनरली लोगों को बहुत इंकरेज करती हूँ कि
कि सिर्फ अपनी हार्ड स्किल्स नहीं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करें। बोलने का तरीका, ड्रेस करने का तरीका, एटिक्वेट्स, ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाती हैं। अगर एक लॉयर है या एक डॉक्टर है, अब उसके हाथ पैर गंदे हैं, उसको बात करने का तरीका नहीं आता, उसमें वो फिनेस नहीं है, दे विल नॉट प्रोग्रेस इन देयर करियर, बिकॉज ये सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों को मिलाकर आपका एक मिक्सचर। अच्छा, अब क्योंकि लोगों को इतना अवेयर कर दिया ना, तो मीडिया था पहले जी, जब टीवी पे ही देख रहे हैं, अब तो जी जैसे आपने कहा कि आप मेकअप रिव्यूज कर रहे थे, चीज़ें करते हैं, तो लोग देखते हैं भाई उन चीज़ों को, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, लोग जानते हैं, और अब लोग उन्हीं लोगों से इंस्पायर होते हैं जो प्रेजेंटेबल होते हैं, जो अच्छा, आप जी बहुत स्किल, आप PhD करके बैठे हो, आप ढंग के कपड़े और वो ना बैठे हो, तो आपको कोई काम भी नहीं देना चाहेगा, कोई ऐसे काम पे रखेगा आपको, कोई नहीं रखेगा। हमारे अपने ऑफिस में कोई गंदा है, मैं तो कहूँगी मेरे सामने ना आना। तो मतलब ये बात है कि भाई ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहरहाल ये जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस हैं, ये लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, इनमें पैसा भी बहुत लगता है, और दूसरी बात ये दूसरा के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लोग इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे इंतहाई दुख होता है सुन के, उनके लोगों की माएँ अपने जेवर बेचती हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, पूरी जनाब लोग अपना जमा पूंजी लगा देते हैं, लोग घर बेचते हैं कि यार इनको मुझे अपना बच्चा बाहर भेजना है, लेकिन वो फ्रॉड हो जाता है इन दी एंड उनके साथ। कैसे हो जाता है ये सब? ये बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है। मैं ऑस्ट्रेलिया और ये कंसल्टेंट्स, सॉरी टू से, कंसल्टेंट्स और एजेंसीज ही कर रही हैं। एब्सोल्युटली, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताती हूँ कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी किस्म का जो वीज़ा प्रोसेस है, बिकॉज आई हैव अ कंसल्टेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको ऑथेंटिक ये बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया में एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट होते हैं, जिसको हम इमिग्रेशन लॉयर या माइग्रेशन लॉयर कहते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं ओमारा से। तो किसी भी किस्म की जो माइग्रेशन की जर्नी होती है, किसी भी वीज़ाज़ के लिए आप अप्लाई करो तो वो माइग्रेशन एजेंट के थ्रू होता है, इवन स्टूडेंट वीज़ाज़। मैं तो इस बारे में हैरत से देखती हूँ कि कितने सारे यहाँ पे माइग्रेशन एजेंट्स और एजेंसीज हैं, उनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, बस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 या 3 एजेंसीज हैं ऐसी जिनके पास इस वक्त लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिस करने। ओह माय गॉड, और पूरा शारा फैसल भरा पड़ा है कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया नहीं, और वो इनरोल तो हर आपको कर दगला देंगे, ऑफिस जो है वो स्टडी अब्रॉड, वो आपको इनरोल तो कर देंगे। उसके बाद उन बच्चों का क्या हाल होता है मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि हमारे पास तो ऑन एंड ऑफ सिडनी के अंदर केसेस आते रहते हैं। वो बेचारे बच्चे थकी हारी सी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके भी उनका एजेंट उनको कह रहा होता है इतने पैसे भेजें तो ये हो जाएगा, इतने पैसे भेजें तो वो हो जाएगा। फिर वो बच्चे हमारे पास होते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती कि जॉब्स किस तरीके से लेनी है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती कि किन किस्म की इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना है, किस किस्म के PR लीडिंग कोर्सेज हैं। एंड देन व्हेन दोस किड्स कम टू अस, हम उनकी गाइडेंस भी करते हैं। मेरी जो कंपनी है उसका एक और एक्सटेंशन है, इट्स कॉल्ड फ्यूचर कनेक्ट ग्लोबल, जहाँ पे हम बच्चों को रिक्रूट करते हैं या उनको एटलीस्ट इतनी जॉब्स देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के अपने टाइम पीरियड में कुछ अपना खर्चा निकाल सकें। उनकी ग्रूमिंग करते हैं, वी टेल देम कि अच्छा अब आप ये वाला कोर्स लेंगे तो ये PR पाथवे होगा, ये वाला कोर्स लेंगे तो ये PR पाथवे होगा। एंड देन वंस वो ग्रेजुएट करते हैं उसके बाद वो वर्क एक्सपीरियंस अपनी रेलेवेंट फील्ड में देते हैं, तो हम उनको आगे भी प्रोसेस में गाइड करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को यहाँ से भेज तो देंगे, वो बड़ा आसान प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद वो बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल वहाँ पे जाके सस्टेन कर पाएगा? क्या आपने उनको राइट किस्म की गाइडेंस दी? क्या आपने उनको सही वीज़ा सब क्लास दिया? जस्ट बिकॉज यहाँ पे वीज़ाज सही किस्म से प्रोसेस नहीं होते, वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो फिर रेफ्यूजी वीज़ा लेते हैं, और रेफ्यूजीज़ की तरह रहना एक तो बहुत शर्मनाक बात है कि हमारा मुल्क आपको सब कुछ प्रोवाइड करा, आप वहाँ पे जाके रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करें, लेकिन उसके अलावा रेफ्यूजीज़ की तरह रहना इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, जॉब्स लेना, चीज़ें लेना। तो प्लीज़ जब आप किसी भी एजेंट के पास जाएँ 10 से 15 बार उस एजेंट के बारे में रिसर्च करो, अपनी रिसर्च भी खुद करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, कौन से वीज़ा पे जा रहे हैं। सही। डॉलर रेट बढ़ गया, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब, लोगों के पास पैसा है नहीं, सैलरीज हैं नहीं, जो सैलरियां हैं वो सब पेट्रोल में और जो है ग्रोसरी में चली जाती हैं, जैसे भी हम बात कर रहे थे। तो ऐसे में इस वक्त जो है वो अगर पढ़ने कोई जा रहा है तो उसको कितने पैसे दरकार होंगे, अगर कोई इमिग्रेशन पे जा रहा है तो उसको कितने पैसे दरकार होंगे? अच्छा देखिए ये इसका ना कोई आसान से जवाब नहीं है, बट अगर मैं आपको बेसिक बॉल पार्क फिगर जस्ट एन आइडिया, यस, जस्ट एन आइडिया, तो बाहर की पढ़ाई महंगी है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपको 25 to 30% स्कॉलरशिप मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है। तो आपका तकरीबन कम से कम भी अगर खर्चा आ रहा है ना, तो आपका टोटल खर्चा जो पढ़ाई के ऊपर आ रहा है वो आपका 70 लाख तो आएगा ही। लेकिन इसका आसान, अब 70 लाख दे के सबका दिल बैठ जाएगा कि अच्छा नहीं, हम तो इन टोटल के बिल्कुल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा 2 years का आपका खर्चा कम से कम, मैं आपको बता रही हूँ 70 लाख 80 लाख आएगा। लेकिन ये सोच के भी दिल बैठ जाता है, क्योंकि हर किसी के पास घर पे 70-80 लाख नहीं होते। उसका आसान सा तरीका ये कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेसिक जो पे रेट है ना वो सबकी सेम है, मतलब अगर एक क्लीनर है और मैं हूँ, हमारी बेसिक पे रेट सेम होगी। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमेशा पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि 20 से 25 लाख का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। आके आप अपने बच्चे को एक सेमेस्टर की फ़ी दे दें
और उसको इतना एम्पावर करें कि वो वहाँ पे जाके एटलीस्ट जो है वो एक जॉब ढूंढ ले। जब वो जॉब ढूंढ लेगा, थोड़े अपने खर्चे वहाँ पे मैनेज कर लेंगे, ऑब्वियसली इतनी लग्जरियस लाइफ तो नहीं आप जी रहोगे, थोड़े अपने खर्चे मैनेज करेंगे तो आप अपनी फ़ीस एवरी सेमेस्टर भी निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑब्वियसली लोअर टू मिडिल क्लास इनकम के हैं, जो जिनके पास ऑब्वियसली पेरेंट्स ने जेवर बेच दिए, चीज़ें बेच दी, जैसे आप बताते हैं उनके पास इतना कुछ नहीं है, वो भी मैंने देखा कि अपने बलबूते पे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक तो वैल्यू होती है कि हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ लगा दिया, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली बेसिक पे रेट है और वहाँ पे आपका बेसिक खर्चा तो आपकी पे रेट कवर कर ही लेती है, तो वो जब निकल जाते हैं तो काफ़ी आसान। तो इमिग्रेशन पे जब आप जाते हैं तो उसका भी यही जो है वो पैसे आपको चाहिए होती हैं, उसका लिए तो डिफरेंट होता है मामला। देखिए माइग्रेशन के लिए जब आप जनरल स्किल माइग्रेशन पे जा रहे हैं, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर, सबसे पहले आपको रेलेवेंट डिग्री चाहिए। फर्ज करें कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने MBBS किया हुआ और एक ऐसी जगह से किया हुआ जो कि रिकग्नाइज्ड हो। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कराची के अंदर, लाहौर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की भी और इवन डॉक्टर्स की भी जो रिकग्नाइज्ड हैं। और इंजीनियरिंग में आपको ये देखना है कि वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड हो, एक एक्रेडिशन बॉडी है दुनिया में, वाशिंगटन अकॉर्ड, उससे आपकी एक्रेडिटेड डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी फील्ड में अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं, आपके पास 3 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत होता है ना डिग्री इंजीनियरिंग की उसके बाद मार्केटिंग में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। डिग्री के साथ साथ रेलेवेंट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे किसी भी किस्म की स्किल्ड माइग्रेशन को ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर करने के। टाइम पीरियड की जब आप बात करें तो आपको तकरीबन यहाँ से वहाँ पे मूव होने में किसी किस्म की स्किल माइग्रेशन में कम से कम भी 3 साल तो लगेंगे। ये 3 साल का प्रोसेस होगा जिसके अंदर आपकी स्किल्स असेसमेंट का प्रोसेस होगा, फिर आपको EOI जो कि हम पॉइंट सिस्टम पे पॉइंट्स क्लेम करते हैं उसका प्रोसेस होगा, और फिर उसके बाद आपको स्टेट से इनवाइट आएगी। अब इसके बीच में इतनी मेहनत मुशक्कत लगती है, आपको IELTS देना है, आपको इंश्योर करना है कि आपकी डिग्री सारी अटेस्टेड है, फिर आपको ये इंश्योर करना है कि जिस ऑक्यूपेशन में आप जा रहे हैं आप वो सही ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करें कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी तकसीमें या बहुत सारी टाइप्स हैं, तो आपको प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए करना है, फिर आपको उनका ANSCO क्राइटेरिया मैच करना है, तो काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ गाइडेंस होती है 3 साल में आपका काम जो है वो हो जाता है। अब तो IELTS इतना महंगा हो गया कि IELTS देना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप देखें बहुत ज़्यादा फ़ी जो है ना उसकी बढ़ती जा रही है, तकरीबन 42,500 है। एग्जैक्टली, तो बहुत बढ़ गई है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी सब में IELTS दरकार? बिल्कुल, स्टूडेंट वीज़ा या जनरल स्किल माइग्रेशन जो भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट 6.5 आपको IELTS चाहिए विद नो बैंड लेस देन 6। और वो उनकी भी वजह ठीक है कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, एटलीस्ट आपकी इतनी तो इंग्लिश होनी चाहिए कि दैट यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल प्रॉपर्ली। फिर भी ठीक है, 6 बैंड है, 6.5 इज एनफ, क्योंकि आप देखें ना कि कनाडा की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा सिस्टम रखा हुआ था कि 7, 7, 7 और 8 आपको आइडियल स्कोर चाहिए। पॉइंट्स क्लेम कर रहे होते हैं जब आप इमिग्रेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए पॉइंट्स क्लेम करते हैं, उसमें हम भी रेकमेंड करते हैं कि 7 या 8 होने चाहिए, क्योंकि जितना हाई आपका बैंड होगा पॉइंट्स में आपके उतना हाई इजाफा हो आप जाता है। पॉइंट स्कोर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छी चीज़ है कि इफ़ यू हैव मेरिट, ठीक है, तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ 25% स्कॉलरशिप तो आपको ऐसे ही दे देती हैं। अगर आपने 65% अपने इंटर के अंदर या अपने बैचलर्स के अंदर लिए हुए हैं एंड यू हैव मेंटेन्ड लेट्स से स्टेबल स्कोर, तो 20% स्कॉलरशिप्स आपको वैसे ही दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप नेशनली रिकग्नाइज थे अपनी किसी फील्ड के अंदर, तो उसमें आपको कुछ 10%, 15% की एडिशनल स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये है कि कोई भी जो बच्चा टैलेंटेड है ना, वो 25 तो पकड़ ही लेता है स्कॉलरशिप। उससे भी काफ़ी आपको जो है ना फीस डॉलर्स में जब करते हो तो काफ़ी मदद हो जाती है, 25% भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ तो ये ना कि हमारे यहाँ तो भाई कोई ऐसा सिस्टम इतना, बहुत ही कम लोगों को स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही होती है। अच्छा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर स्कॉलरशिप्स वगैरह की अपडेट्स आ रही होती हैं और लोग उसमें देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह से जो है ना उनको हेल्प मिल जाए, तो क्या वो वर्कआउट करती हैं? देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स में जो हम यूट्यूब पे वर्ड यूज़ करते हैं ना, क्लिक बेट, काफ़ी सारी वेबसाइट्स क्लिक बेट होती हैं, स्पेशली ये जो छोटी सी वेबसाइट होती हैं, studyabroad.com, do-this.com, do-that.com, ठीक है, उसमें इतनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। इन रियलिटी क्या एक इंसान इतनी स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल है? नहीं। फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है ना प्रमोट हो रही थी, बट पाकिस्तान इज़ नॉट रियली अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, सो हाउ आर यू अटेनिंग कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ऑन इट? तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं या कॉमनवेल्थ के पासपोर्ट होल्डर्स हैं। तो आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या वो स्कॉलरशिप आपके लिए है। अगर आपको सही किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ऑस्ट्रेलिया, द बेस्ट सोर्सेज या तो आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो कि हमारे माइग्रेशन का डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पर जाएँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर आप यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएँ।
अगर जैसे फलानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है आपकी, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की वेबसाइट पे जाके देखें कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है। जितने ब्लॉग्स व्लॉग्स ये सारी आप चीज़ें देखेंगे तो वो आपको कभी कभार जो है ना राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, लेकिन अगर आपको देखते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है या किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आप रह सकते हैं या प्राइसेस कैसे हैं, तो फिर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे ब्लॉग्स बनाते हैं, वो आप ज़रूर देखें। लेकिन जो ये वीज़ाज़ हैं या स्कॉलरशिप्स हैं, जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके मैं कहती हूँ डायरेक्ट सोर्स पे जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। असल मसला ये ना कि हमारे यहाँ ना पाथवे बताते नहीं हैं, हमारे यहाँ मिसगाइड इतना कर देते हैं। अब मुझे कुछ पता होगा ना, मैं चाहूँगी कि अगले को ना पता चल जाए। हाँ, है ना, ये बड़ा मसला है हमारे साथ। तो लोगों के पास ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती। अब हम ये नहीं सोच रहे होते कि भाई मुझे मिलना होगा, मिल जाएगा, अगले को भी शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो लोग जो है मिसगाइड कर रहे होते हैं। जो मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि कंसल्टेंट्स और ये जो आपने बल्कि आई हैव हर्ड केसेस जो सिडनी में कुछ फैमिलीज आई हैं, 15-15 लाख 20-20 लाख एक अमाउंट होती है किसी नॉर्मल आदमी के लिए। 20 लाख जमा करना, 15 लाख जमा करना, 15 लाख जमा करके कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर देंगे और 15 लाख में तो पाकिस्तान में बिजनेस करना मुश्किल है। बिल्कुल, आप खुद सोचें कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे बिजनेस करेंगे 15 लाख में, या आपको 15 लाख में कैसे वीज़ा मिलेगा। 15 लाख ले लिए बंदे से एज डाउन पेमेंट, उसके बाद वो एजेंसी बंद, खत्म, कुछ भी नहीं है। इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। या फिर आप मरी किसी यूनिवर्सिटी में आपने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया, वो बच्चा जो वो ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है कि वो कहाँ पे जाए, किस तरह करे। तो वही है कि देखें, खुद की रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एजेंट के पास जा रहे हैं ना और आप खड़े में आपको अपनी रिसर्च पूरी पता है, तो वो एजेंट भी आगे से डर जाएगा कि इसके साथ फ्रॉड नहीं करना। तो सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पर है। हम तो सिर्फ एक हेल्पिंग एजेंट होते हैं जो कि आपको असिस्ट करें कि ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अपनी रिसर्च करना भी तो ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग नहीं चाहते कि जिनके पास इतना पैसा नहीं, जाहिर सी बात है आप एक सर्विस दे रहे हो, यू विल चार्ज फॉर इट। तो बहुत सारे लोग खुद भी ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि अपनी बेसिस पे, तो वो वर्कआउट करता है। और एब्सोल्युटली देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग होती है, देखिए हम तो असिस्टिंग एजेंट्स हैं, जिनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर है। और मैं तो कहती हूँ कि लोग खुद अगर रिसर्च करें तो ये सारे प्रोसेस, चाहे जनरल स्किल माइग्रेशन का प्रोसेस हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस हो, ये ऑलमोस्ट खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ एजेंट की वहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जहाँ पे थोड़े से डिफरेंट केस होते हैं, या फिर बंदा खुद करना नहीं चाह रहा होता, वो किसी और से करवाना चाहता है। एज एन इंडिविजुअल ऑस्ट्रेलिया आपको ये राइट अलाउ करता है कि आप अपनी किसी भी किस्म की माइग्रेशन सर्विस को खुद या किसी भी किस्म की वीज़ा सर्विस को खुद अप्लाई कर लें, या फिर अगर आपको करवाना है किसी और से तो वो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप हमेशा जब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं तो पहले आप अपने एजेंट से लाइसेंस तो पूछें, या हमारा नंबर आता है वो तो पूछें कि भाई तुम ये प्रैक्टिस करो, तुम्हारा लाइसेंस नंबर क्या है, तुम कौन सी ग्रेजुएट कहाँ से हुए थे, कहाँ से तुमने माइग्रेशन लॉ की। असल में बात ही कि बातों में उलझाने के इतने माहिर होते हैं कि जैसे उनके पास कोई आता है ना, और वो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, पकड़ लें तो उनको तो बस ये चिकनी चपड़ी बातों में फंसाते हैं और वो उनको लगता है कि हाँ बस यही है, तो नहीं चेक कर रहे होते लोग, देख रहे होते। क्या टिप्स देंगी आप उनको जो लोग परस्यू करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, या जो है वो मौका तलाश कर रहे हैं कि वो माइग्रेट कर सकें या पढ़ सकें बाहर जाके स्कॉलरशिप हासिल? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले तो मैं कहूँगी यू नीड टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, और आपके पास वैलिड आइल्स रिजल्ट तो होना ही चाहिए। उसके कितने साल तक, 1 साल या 2 साल? देखिए, आइल्स का जो रिजल्ट है वो अप टू 2 इयर्स उसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन जितना रीसेंट हो उतना अच्छा होता है। 6.5 और एनीथिंग अबव 6 आपको स्कोर होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट आपको होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, अपना बैंक स्टेटमेंट्स अपने पेरेंट्स का मेंटेन करवा के रखें, एटलीस्ट 80 से 90 लाख उसके अंदर होने चाहिए शोकेस करने के लिए कि आप वहाँ की एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी डिग्रीज आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड होने चाहिए। जितने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स देंगे उतना चांस ऑफ GT क्लियरेंस और वीज़ा सक्सेस होगा। और दूसरे जो माइग्रेंट्स मूव करना चाहते हैं, जिनकी कोई स्किल है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, इस तरह के, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी डिग्री इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, क्या ऑस्ट्रेलिया उसको रिकग्नाइज़ करता है या नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया आपकी डिग्री को रिकग्नाइज़ करता है, यू नीड एटलीस्ट 3 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। ये नहीं है कि मैंने मार्केटिंग पढ़ी और मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपके स्किल्स और आपकी एक्सपीरियंस जो है वो अलाइंड होना चाहिए आपकी डिग्री के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, एंड यू शुड बी एटलीस्ट 45 मिनिमम आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए, बिलो दैट। अगर आप उस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं तो फिर आपको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस आप डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकते हैं आजकल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन, कल ये न्यूज़ आई है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कर दिया है। जो उनका माइग्रेशन पाथवे था जिसमें वो 50 लाख लोगों को ले रहे थे, तो अब वो हाफ उस अमाउंट को ले रहे हैं। स्टिल डू नॉट लूज़ होप। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि देखें, लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, नॉट, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, जनरली जो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं,
वो ऑब्वियसली हम लोग एज माइग्रेंट्स जब जाते हैं तो एक तो उनके ऑब्वियसली सिस्टम के ऊपर एक बर्डन है, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेक्शन वीज़ाज़ वहाँ पे जाके लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो प्रोटेक्शन वीज़ाज़ लॉन्च करें, क्योंकि देखें माशी हालात तो हर जगह ख़राब है। स्पेसिफिकली आप अगर देखें तो अभी बड़ा सेंसिटिव हमारा इशू चल रहा है जो विद इन दी अरब स्टेट्स जो हमारा इशू चल रहा है, वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटेक्शन वीज़ा लॉन्च कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो एक तो उसको स्टॉप करने के लिए, फ्रॉड स्टॉप करने के लिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी ऐसे नहीं है कि कोई किसी किस्म के फ्रॉड्स नहीं होते। एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा से बुलाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ कभी कभार जो है वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो उसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी माइग्रेशन के लोगों को, जो माइग्रेशन की इनफ्लक्स जो आएगी उसको थोड़ा कम किया। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, तो वो पहले चाह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में है उनको परमानेंट रेसिडेंसी देते हैं और फिर और लोगों को। ठीक, एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याया, आप बताइए कैसे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपकी गेस्ट को सलाम, और बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है ये, हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की इससे। देखिए मेरे इनसे 2-3 सवाल है। एक तो सवाल ये कि देखिए हर बच्चा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना, लेकिन वो जाना चाहता है, तो हम एक पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए तो अप्लाई कर रहे होते हैं। आपके पास क्या ऐसी जगहें हैं, कैसी यूनिवर्सिटी हैं जो जरा सस्ती हों, जो अफोर्डेबल हों, उसके एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जो बच्चे, जो हमारे बच्चे इंटर किए हुए बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास, हम डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पाकिस्तान। जैसे ऑटोमोबाइल का सर्टिफिकेशन है, इलेक्ट्रिशियन की सर्टिफिकेशन है, तो क्योंकि वो बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन बस ग्रेडिंग इतनी नहीं होती, लेकिन वो बाहर उसको एकोमोडेट किया जा सकता है। उनके लिए आपके पास क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं? दिस माय क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। याया की आवाज़ बड़ी मुझे जानी पहचानी याया इज अ वेरी रेगुलर कॉलर, वो अक्सर जन शोज में कॉल करते हैं। आपको पता है मैं भी जब मॉर्निंग शो कर रही थी तब भी याया कॉल करते, तो एकदम से मुझे रिकॉल हुआ कि याया जो है वो सारे शोज फॉलो करते हैं। ट्रू फॉलो हुआ। अच्छा, याया के 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतना, तो हमारे पास जो है ना लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और फिर कुछ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सेम कोर्स, जैसे कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस है या बैचलर्स ऑफ आईटी है, वो सेम कोर्स थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना उसमें प्राइसेस में करवा रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे 15,000 आपको चार्ज कर रही है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो दूसरी वो जो कॉलेजेस होंगे वो 7,500 करेंगे, तो थोड़ी आपको वहाँ पर रियायत मिल जाएगी अगर आप उन इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस में करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की तरह कोई फुल ब्राइट टाइप स्कॉलरशिप नहीं है जहाँ पे वो कह देंगे बस आप आ जाओ और पढ़ लें, ठीक है। तो कुछ फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान में लिटरली इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, आपको जो है ये ऑटोमोटिव के जो मैकेनिक्स होते हैं, ये सब इनमें इतना ज़्यादा हुनर है, ड्राइवर्स इतना ज़्यादा हुनर है और इतनी ज़्यादा उनकी स्किल्स हैं। लेकिन क्या होता है कि हम किस तरह उनको हुनर, या शेफ़्स जो होते हैं किस तरह हम उनको हुनर ट्रांसफ़र करें कि मैं शेफ़ थी, मैंने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में लगी, आप आई, मैंने आपको सिखा दिया। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो मार खाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हर चीज़ की सर्टिफिकेशन मांगता है, हर चीज़ की एजुकेशन होती है। इवन अगर आपके पास प्लम्बर आ रहा है तो प्लम्बर की प्रॉपर एजुकेशन है, अगर आपके पास गार्डनर आ रहा है तो उसकी लैंडस्केपिंग की प्रॉपर एजुकेशन है। तो आपको यही मैं अच्छा, एक और चीज़ है, वेरी क्विकली, टाइम कम है, सर्टिफिकेशंस का हमारे यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर सर्टिफिकेशंस करने लोग जा रहे होते हैं। बिल्कुल, तो वो एक तो डिग्री प्रोग्राम है, एक सर्टिफिकेशंस हैं, वो भी करने जा सकते हैं। दोनों फ़र्क हैं। देखिए सर्टिफिकेट डिफरेंट है, डिग्री डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि लेवल 3 कंट्री है, तो यहाँ से जितने भी लोग ज़्यादातर प्रोसेस करते हैं ना उनको वो मास्टर्स और बैचलर्स पे ही प्रोसेस करते हैं, किसी सर्टिफिकेट लेवल पे करते नहीं हैं। अगर लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में भी हैं जो रिकगनाइज, अगर वहाँ से वो एटलीस्ट सर्टिफिकेट कर लें तो वर्क वीज़ा पे तो बाहर जा सकते हैं। मुझे पता है सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप आगे की सोचेंगे, अगर आपने सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन कर लिया, सर्टिफिकेट इन प्लम्बिंग कर लिया और 2 साल 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद अगर आपको किसी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क से या अमेरिका या कनाडा जैसे मुल्क से जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, आप अवेल तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रखें और ऐसे सर्टिफिकेट करें जो रिकगनाइज है। पाकिस्तान में भी इंस्टीट्यूट से जो सर्टिफिकेट, मसला वो ये कि अब बस हमें डॉक्टर, इंजीनियर और इन चीज़ों से निकलना होगा। करें यार, जो कर सकता है वो अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर सकता है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, तो और बहुत सारे पाथवेज हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस और हैं जैसे हमने जिक्र किया, लेकिन बात हुई कि आपका अपना होमवर्क क्या है। जैसे बार बार यूसरा ने कहा कि किसी भी चीज़ को आप परस्यू करने जा रहे हैं तो आप देखें तो सही कि जिस एजेंसी के पास जा रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, आप खुद क्या करना चाहते हैं, आपके पास स्किल क्या है, स्किल है तो आपकी पढ़ाई क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों पर खुद नज़र रखें, तभी आप जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो यूसरा, आपने वक्त दिया, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
3810 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब, अब हम आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि जो तब्दीली है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि चेंज हर इंसान के अंदर आना चाहिए और अच्छा चेंज आए तो अच्छा भी होता है, लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तब्दीली को लेकर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, वो किसी भी चीज़ में हो, आपके घर के अंदर हो, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर हो, आपकी वार्डरोब में हो। आप बहुत सिलेक्टिव कलर्स होते हैं, आप अगर उसमें तब्दीली आ जाए, जैसे मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ और उसमें आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती। तो मतलब हम क्यों ऐसा करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं करते, हम चेंज को पसंद, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जी बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज चाहते हैं, अपने घरों में भी बहुत जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। आप ये देखें कि आप एक घर में सोफ़ा उठा के पुराना एक दूसरा सोफ़ा रख दें, एक फर्नीचर को यहाँ से खिसका के वहाँ कर दें, तो आपको अच्छा लगने लगता है कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। थोड़े दिनों बाद अब उसी चीज़ को चेंज कर दें तो आप कहते हैं हाँ अब ये अच्छा लग रहा है। तो ये जो तब्दीली है वो इंसान की फितरत के अंदर है, लेकिन इसको ऑक्यूपाई करना, इसको एक्सेप्ट करना, इसको अडेप्ट करना क्या इतना आसान है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि जी जैसा है टस से मस ना हो या ऐसा ही रहे। तो तब्दीली बेहतर होती है, नहीं होती, क्या करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कंफर्ट जोन्स में बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, वो भी ठीक है या नहीं है? या आपको कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे लोगों को अपने चेंजेस पसंद होते हैं अपनी नौकरियों के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपने खाने पीने के अंदर, अपने स्टाइल के अंदर। तो क्या चीज़ बेहतर है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, ताहिरा अन्ना साहिबा को वेलकम करते हैं शो में। कैसी हैं आप ताहिरा? मैं ठीक हूँ। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ओके। तो ताहिरा, जैसे हम बात करें ना कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमन साइकी है, बहुत सारे लोग चेंज को बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरी ये चीज़ें यहाँ से वहाँ ना होना चाहिए, तो मतलब ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो क्या चीज़ बेहतर होती है इंसान के लिए? अच्छा, जब हम अमूमन बात करें तो लोग चेंज के लिए रिलक्टेंट ज़्यादा होते हैं। जब हम बेहतरी की बात करें कि क्या चीज़ बेहतरी होती है, तो देखें तब्दीली जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। जैसे आप कल थे, अगर अभी भी आप वैसे ही हैं, आपकी ज़िंदगी रूटीन हर चीज़ वैसी है, तो इसको हम तरक्की या बेहतरी नहीं कहते। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग बड़ा रैपिडली चेंज होता है। मैं इसकी बड़ी आम सी मिसाल दूंगी कि हम लोग अमूमन लोगों से कहते हैं जब से इसकी शादी हुई है ये बदल गया है, हाँ, जब से इसने नौकरी चेंज किया है या इसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हुआ है तो ये बदल गया है। तो हम उस तब्दीली को इतना ज़्यादा बचपन से सुनते हैं कि वो इतनी नेगेटिव है कि मैं और आप ये समझते हैं कि नहीं यार अच्छाई इसी में है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। हाँ। हम ये चीज़ हमारे अंदर इतना डीप रूटेड जो है ना वो बैठ जाती है कि मैं तब्दीली के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो खौफ है वो इस जजमेंट है कि अगर मैं तब्दील होगी तो मेरे बारे में रमशा, फरिया या कोई भी और शख्स क्या कहेगा कि अरे यार ये तो कल ऐसी थी आज ऐसी हो गई या ये तब्दील हो रही है। हालांकि जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो देखें, जैसे आपने बात की, कंफर्ट जोन और करेज जोन दो तरीक़ेकार होते हैं ज़िंदगी गुजारने के। हमारा कंफर्ट जोन हमेशा फेमिलियरिटी होता है, जिस तरह के रंग हम पहनते हैं, जिस तरह के लोगों को हम जानते हैं, जिस तरह के माहौल में हम पले बड़े हुए हैं। इसकी बहुत आम सी मिसाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए तो हमें ये इन्वायरमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये फेमिलियर है, हमने बचपन से देखा है। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि जी आप रीलोकेट हो तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको खौफ आता है। तो जो करेज जोन है वो आपके अंदर का वो फेयर निकालता है जिसको आप फेस करते हैं कि यार मैं ये कर सकता हूं। से भी बड़ा खौफ आता है कि कौन जाएगा। हमारी वो साइकी है ना, किसी कराची तो कराची वाले तो कराची से बाहर निकलने में भी डर जाते हैं। बट वी आर सो यूज्ड टू ऑफ दैट इन्वायरमेंट। ये अपनी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हम कराची के इतनी ख्वारी के इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमें लगता है कि यार यही चाहिए। हम जब पंजाब जाते हैं, किसी भी और शहर या मुल्क में जा रहे थे, तो वो आसानियाँ हमें बोर कर रही होती है कि ये तो थ्रिल ही नहीं है ना लाइफ में, आप सीधा सीधा कैसे ऑफिस पहुँच गए। तो अगेन ये इसी चीज़ का माइंडसेट है कि हम कंफर्ट जोन के बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। लेकिन जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो तब्दीली ज़िंदगी की अलामत है। वो मुझ में, आप में, रवैये में, पहनने ओढ़ने में, रंगों के इंतखाब में। जैसे आपने कहा कि जी जब आप सेटिंग चेंज करते हैं, आप डेकोरेशन चेंज करते हैं, बहुत माइनर से भी अगर आप चेंजेस आते हैं तो उसका आपकी जहनी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा और मस्बत असर आता है। लेकिन अगर आप एक ही तरह के रहना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ आपको कन्फाइंड करती है, वो चीज़ आपके अंदर जो बेहतरी और एक तरक्की का जो अमल है उसको रोक देती है। अच्छा, मैं तो घर में कोई ये गमला उठा के यहाँ से वहाँ भी रख लूँगी ना, उसके बाद उसको देखती रहूँगी कि अच्छा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। हाँ। मतलब करते, और फिर मैं थोड़ी दिनों के बाद फिर वहाँ से वहाँ कर दूँगी तो मैं सोचूंगी यार ये अब तो ये वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाकई हमारी ह्यूमन साइकी आप ज़्यादा शायद बेहतर बताएंगी। इसी तरह मतलब हम जब कपड़ों की बात करते हैं या हम रंगों की बात करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये जो मेरे कंफर्ट जोन्स के कलर्स हैं या जो अटायर्स हैं बस यही ठीक है।
अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा रंग का इंतखाब के पहना तो सबने कहा यार बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं मतलब ऐसा कुछ पहनूं, लेकिन वाकई जब मैंने चेंज किया और उसको पहना, वो तोहफे में आया था, तो मुझे लगा हाँ यार ये तो हो सकता था। तो मतलब अगर हम अपनी बाउंड्री से निकले तो हम पता कर सकते हैं ना कि यार ये भी मैं कर सकती हूँ। और यहाँ आपने देखा ना कि वो जो खौफ था कि मुझ पे ये रंग नहीं सूट करेगा, वो आपके अपने अंदर था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है आपको किसी ने कभी बिठा के ना कहो कि आप रेड कलर नहीं पहने, या आप पिंक नहीं पहने, आप ऑरेंज नहीं पहने, लेकिन हम खुद से ज्यूम करते हैं कि जी मेरे ऊपर ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं तब्दील होगी तो क्या होगा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज लाना भी चाह रही हूँ तो बहुत दिनों तक तो आप तो यही सोचते रहते हैं कि यार मैं बाहर निकलूँगी तो लोग कैसे सोचेंगे। अमूमन आपने हिजाब उतारना है, हिजाब लेना है, एक वेस्टर्न ड्रेसिंग करनी है, ईस्टर्न ड्रेसिंग करनी है, तो वो इतनी लंबी एक स्ट्रगल हो जाती है क्योंकि आपके जहन में ज़्यादा चल रही होती है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि देखें हमारे बारे में लोग इतना नहीं सोचते जितना हम खुद लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसा है क्या नाम है ताहिरा, करते हैं लोग ना, लोग खास तौर पे हिजाब को लेकर तो बहुत ही कमेंट, उसको देखा जजमेंट ज़्यादा पास करते हैं। एग्जैक्टली, उसको देखा था कल तो स्कार्फ पहना था, आज तो बाल खोल के घूम रही थी। अरे भाई तुम्हें क्या मसला है? एग्जैक्टली आप लाइफ में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप चूज़ करते हैं कि नहीं यार ये जो चीज़ है ना, ये मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ मेनली बेसिक होते हैं, लेकिन आप टाइम के साथ उनमें तब्दीली लाते हैं। हो सकता है आपको पहले इंटीग्रिटी के बारे में, ऑनेस्टी के, आपको ये ना पता हो कि जी हमारे यहाँ तो ऑनेस्टी का टाइम फ्रेम है ना 6 से 8 जो नौकरी का टाइम है उसमें आप ऑनेस्ट हैं, उसके बाद नहीं है। या अगर आप पोलाइट हैं तो आपका जॉब का खाका बिल्कुल अलग होता है, रियल लाइफ का बिल्कुल अलग होता है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको अंदाज़ा होता है कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हैं वो 24/7 रहते हैं। वेदर आप घर पे हैं, आप बच्चों से ट्रीट कर रहे हैं, आप रिश्तेदारों में ट्रीट कर रहे हैं, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं तो आप 24/7 ऑनेस्ट पर्सन है हर रिलेशनशिप के अंदर, हर शख्स के साथ। तो प्रिंसिपल्स भी आपके लाइफ के साथ चेंज होते हैं, आप उनमें मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं। पहले अगर आपके कुछ और थे, आपने बाउंड्रीज़ की बात की थी इंट्रोडक्शन के अंदर। हमारे यहाँ अगेन मोहब्बत की अलामत यह है कि हम कोई हद नहीं रखते, चाहे वो मियाँ बीवी हों, चाहे बच्चे हों। आप अपने बच्चे में भी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि आपने उसकी बाउंड्रीज़ मैसअप कर दी। हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको भी हम वेलकमिंग रवैया दिखाने के लिए करते हैं कि जी हम उनके साथ बाउंड्रीज सेट नहीं करते। लेकिन आप टाइम के साथ अंदाज़ा होता है ये चीज़ इस माशरे की या इस एरा की बहुत बेहतर है कि यहाँ पे लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जी आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आप उनको क्रॉस नहीं करते अनटिल अनलेस कि आप सामने वाले से एक्सक्लूसिव परमिशन ले लें कि जी मैं ये सवाल कर सकता हूँ, या मैं आपके बारे में जजमेंट पास कर सकता हूँ, मैं आपके कमरे में जा सकता हूँ, मैं आपके ऑफिस में आ सकता हूँ। ये बहुत छोटे छोटे एटिकेट्स हैं जो इस टाइम के अंदर कंपैरेटिवली बेहतर हैं और पहले के वक्तों में नहीं थे। तो ये वो तब्दीली है जो बेहतर है। तो अगर हमारे पेरेंट्स या हम इस चीज़ पे रिजिड हो जाए कि नहीं मैंने तो ये तब्दीली अपने अंदर लानी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो मोहब्बत का इजहार ही है कि भाई यू कैन वॉक ऑल ओवर मी और आई कैन वॉक ऑल ओवर यू। अगर आप मुझे नहीं इजाज़त देते कि मैं आपकी लिमिट्स को जो है वो क्रॉस करूँ तो मुझे लगेगा कि ये तो मोहब्बत की अलामत ही नहीं है। इसी तरह से ज़िंदगी में, माशरे में तब्दीली या बदलाव तभी आता है जब आप ओपन टुवर्ड्स चेंज होते हैं, जब आप नई चीज़ों को सीखने को, एक्सपेरिमेंट करने को, परखने को तैयार होते हैं। अगर आप उसी लोग जो है आजकल जैसे आपने कहा ना कि अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हमारी सोसाइटी की वजह से भी, माहौल भी और सब चीज़ें, पर्सनल लाइफ के अंदर लोग अपने चेंजेस कैसे ला सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो। और देखिए ना, क्योंकि अभी इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट चल रहा है, सोसाइटी का एक अलग स्ट्रेस है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि उसमें जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव चेंजेस लाना, पॉजिटिव अप्रोच अपने अंदर कैसे लाई जा सकती है? देखिए सबसे बेसिक रूल ये होता है कि जब भी आपको कोई फीडबैक मिले, लेट्स से अगर आप मुझे कहती हैं कि जी आप पे ब्लैक कलर सूट नहीं करता, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं ये आपसे कहूँ कि नहीं आप फजूल बात कर रही हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लूँ कि हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगे, राइट। फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव ले। अगर आपको कोई भी शख्स आपकी नौकरी के हवाले से, तरबियत के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से, गेटअप के हवाले से फ़ीडबैक देता है तो हमेशा दूसरे की बात ये सुनकर मत सोचें कि इसने ना मुझे जज ही करना है या इसने मुझ में कीड़े निकालने हैं। हम अमूमन ये परसीव कर लेते हैं ना कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता, इसको तो मैं शुरू से ही, पहले दिन से ही जो है ना वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए इन्होंने मुझे ये बात बोल दी। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो हमेशा उसको पॉजिटिव ले। अगर आप अपने अंदर वो चीज़ बेहतर कर सकते हैं, परफेक्ट। नहीं कर सकते तो लेट इट बी। जो हम पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक ये भी एक गलत अजम्पशन है
कि पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, विच इज़ नॉट ट्रू। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि जो नेगेटिव थॉट मुझे आया है मैं उसको ओवरकम करके अपने आप को फोर्स करूँ कि नहीं यार ये मेरा रास्ता है, मुझे इसी पे रहना है, फिक्स रहना है। ये बिल्कुल ऐसे ही जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम GPS से लोकेशन अगर लगाते हैं तो चाहे उसके इर्द गिर्द जितनी भी अट्रैक्शंस आ रही हो लेकिन हम स्ट्रेट अपने रास्ते पर ही जा रहे होते हैं। सो पॉजिटिव माइंडसेट भी आपको ये सिखाता है कि आपने फोकस्ड रहना है। पॉजिटिव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ये बिल्कुल इनह्यूमन सी अजम्पशंस हैं। अगर आप इंसान हैं का मतलब ये नहीं कि आप फरिश्ते बन जाएंगे, आप इंसान ही रहेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। इसी नुक्ते पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिटी 10 में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है तब्दीली लाने के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं कि अगर जी मेरे अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली देखेंगे तो हम तो हज़म कर लेंगे किसी ना किसी ने, लेकिन अगले को हज़म नहीं हो रही होती। अच्छा, उसका एटीट्यूड देखा था, उसको देखा था। भाई अगर कोई आपसे डिस्टेंट हो गया तो कोई ना कोई वजह होगी, या वो नहीं रखना चाह रहा, तो मतलब लोगों को होता है ना कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे में या फिर लोग कहते हैं पता नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए ना करना चाहिए, अपने आप को ही बेचारे गिल्टी समझने लग जाते हैं। तो हाउ टू सेट बाउंड्रीज, जैसा भी आपने कहा कि हर बंदे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और फिर अगर वो कोई बंदा चेंज भी हो रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करें। सही होता है कि जब भी हम पहली दफ़ा अपनी लाइफ में भी कभी रिफ्लेक्ट करें, आप पहली दफ़ा जब कभी असूल की बात करते हैं तो आपको सुनने में आता है कि भी अब तक तो तुम अलग बात कर रही थी तो आज तुम्हें असूल याद आ गए, राइट। आप दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो लोगों को ये मैसेज मिल जाता है कि ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ हर प्रिंसिपल्स। तो वो खुद ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से उसको पुश करना छोड़ देते हैं। हमने गलती ये करते हैं कि मैंने एक दफ़ा असूल की बात की, अगर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो मुझे जज कर रही हैं, तो हम डावाडोल हो जाते हैं। अगली दफ़ा ना हम खुद भी थोड़ा सा हो जाता है कि यार बोलूँ या नहीं बोलूँ, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। देखें, आपको किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बिल्कुल यहाँ बैठ के इनकरेज नहीं कर रहे, लेकिन आपको असूल की बात करनी चाहिए। हम चाहे दीन की बात करें, हम चाहे नफ्सियात की बात करें, दोनों चीज़ें आपको इनकरेज करती हैं कि आप प्रिंसिपल्स की बात करें। अगर मुझे लग रहा है कि आपके रवैये में कोई चीज़ गलत है तो मुझे पोलाइटली उसको पॉइंट आउट करा के छोड़ देना चाहिए। हमारा एक अमूमी रवैया ये है रमशा कि हम ना एक ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं लोगों को ठीक करने की। मतलब अगर मेरा बच्चा है या मेरा कोई पेशेंट है या कोई दोस्त है तो हम ना ये बड़ा फील करते हैं, एक जो कंट्रोल फ्रीक होने वाला मसला है ना कि इसको मैंने ही ठीक करना है। अगर मैंने आपके अंदर कोई फ्लॉ देखा है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने उसको ठीक करना है। हालांकि आइडियल तरीका ये है कि आप सामने वाले को पॉजिटिव फीडबैक दें, उसको बता दें कि यार ये चीज़ें और तुम में बेहतर हो सकती हैं, एंड दैट्स इट। देन यू हैव टू स्टेप बैक। हमारी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा है ना कि हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि जी ये सारी दुनिया या मेरे रिश्ते जो हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैंने इनको ठीक करना है, और अगर मैं नहीं कर पाती तो वो फिर मेरा टोटल फेलियर है। जो आप ये बात कर रही हैं, देखिए इसमें कहीं ना कहीं विक्टिम माइंडसेट भी आता है। आपने अपने इर्द गिर्द, स्पेशली मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट करूँगी कि ख़वातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर जब आप उनसे मिलते हैं तो वो कहेंगी जी मैं तब्दील होना चाहती हूँ, मैं वेट भी कम करना चाहती हूँ, मैं खूबसूरत भी लगना चाहती हूँ, मैं ससुराल से भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती हूँ, मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे ये नहीं करने देती, या मेरा शौहर मुझे ये नहीं करने देता, या मैं बच्चों के बाद नहीं कर पाती। बहुत आसान ये है कि हम अपने अमल की ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल दें और ख़ुद ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ यार ये मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकती क्योंकि ये मुझे नहीं करने देते। बिल्कुल ड्रामे वाली मजलूम औरत का ना वो किरदार निभा। हालांकि इसी मुआशरे से आपकी जैसी बहुत सारी ख़वातीन निकलती हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल्स निकलती हैं जो बच्चों के साथ, ससुराल के साथ, पेरेंट्स के साथ सब मेंटेन कर रही होती हैं और उसके बावजूद वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। तो दैट मेक्स मी रियलाइज़ कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। तो चेंज जो है वो पहले मेरे लिए अनकम्फर्टेबल है क्योंकि मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या मैं ये चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम में से आधे से ज़्यादा लोग मेरे समेत शायद स्ट्रगल नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि ठीक है मैं जो चाहती हूँ, एज्यूम करती हूँ वो मुझे मिल जाए। बहुत दफ़ा हम जब आपस में भी बैठ के बात कर रहे थे तो अगर कोई हम में से कामयाब औरत है या कोई कामयाब शख्स है तो हम उसका रेफरेंस ऐसे देते हैं कि इसको बड़ी आसानी से मिल गया। उसको तुमने देखा, उसको तो जो सुनहरी मौके प्लेट में रख के मिल गए, उसको उसके अब्बा की वजह से मिल गया। हम ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होते कि लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और हम भी वही मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं।
सो तब्दीली का सिर्फ एक पहलू ये नहीं है कि आपके रवैये में तब्दीली आ रही है, तब्दीली का ये भी पहलू है कि आप ज़िंदगी में मेहनत करके अपने हालात को, अपने वाक़यात को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है चेंज की, जब हम बात करते हैं ना, जो आप बात करिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वाकई लोगों को सामने वाले को देख के तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा होता है कि यार इसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, तो हम उन चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन वही वाली बात कि उसके पीछे कितने हार्ड वर्क और स्ट्रगल होती है, वो चीज़ नहीं हम देख रहे होते। साथ साथ एक और चीज़ है कि चेंज है ना, इंसान की फितरत है कि अपना कुछ नहीं अच्छा लग रहा होता, सामने वाला का सब कुछ अच्छा लग रहा होता, कचरा भी हो तो उसके बाद अच्छा लगेगा, है ना, ऐसा ही है। तो अब देखें, एक क्योंकि आप साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जी काले वाले को गोरा होना है, गोरे वाले को काला होना है, उसको टैन चाहिए, उसको गोरा चाहिए, मोटे को पतला, पतले को मोटा, मतलब हम किसी हाल में हम लोग खुश नहीं है। तो ये जो चेंज के पीछे हम भागते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चेंजेस भी हैं और नेगेटिव चेंजेस भी हैं, बिल्कुल। तो वेयर डज इट लीड्स? अच्छा, जब हम ये जो जिन चेंजेस को आप रेफ़र कर रही हैं, जिसमें अपेयरेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली, ये आपका ना क्विक चेंज है। ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ना 2 इंजेक्शंस लगवाए तो मेरी स्किन के कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क आ गया। आउटपुट बड़ा क्विक है ना, मुझे मेहनत कम करनी पड़ी। अच्छा, पहले क्या होता था, आप लीमू रगड़ते थे, बेसन रगड़ते थे, फिर वो महीनों में जाके स्किन पे ग्लो आता था, वो भी ऐसी फ्रेशनेस नहीं आती थी जैसी अब 2, 3, 4 इंजेक्शंस में आ जाती है। आपने लिप फिलर करवा लिए, फेस पे करा लिया, तो आउटपुट बड़ा क्विक है और समहाउ वो डिज़ायर्ड है। लेकिन यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जितने ज़्यादा लोग इस तरफ जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा समहाउ हमारी इनसिक्योरिटीज़ है। देखिए, मुझे अपने कॉम्प्लेक्शन में कोई मसला और वो इस लेवल का फ़ील हो रहा है ना कि मैं इतना पैसा, टाइम, एनर्जीज़ लगा के रिस्क लेकर अपनी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करने के चक्कर में हूँ। सो जो आपकी अपीयरेंस है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो शख्सियत के जो बाकी खासे हैं, जिसमें आपका एटीट्यूड आ जाता है, आपका माइंडसेट आ जाता है, आपका रवैया आ जाता है, आपका पहनना ओढ़ना आ जाता है, उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रही। मेरा सारा फोकस जो है वो मेरी अपीयरेंस के ऊपर है। अच्छा, अगर मेरा रंग गोरा लगेगा तो उससे क्या होगा कि माशरा मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। वो जो एक ब्यूटी के अंदर जो एलीट क्लास है मेरा, उसमें शुमार हो जाएगा कि नहीं यार, अच्छा ये तो बड़ी प्यारी है। अगर मेरा फिगर जो है या मेरा वेट एक सर्टेन लेवल पर आ जाएगा तो मुझे वो एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। तो समझने की ज़रूरत है कि ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ हम अपने अंदर सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि हमें माशरे में एक्सेप्टेंस मिल जाए। अगर आपके पास एक सर्टेन मॉडल की गाड़ी है और आप उससे बड़ी गाड़ी ले लेंगे और उससे उतरेंगे, तो आपको पता है कि यार 4 लोग जो वहाँ खड़े हैं वो मुझसे मुतासिर हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन जो हाथों में पकड़ रहे हैं, एग्जैक्टली, सो वो अगर लेटेस्ट होगा, इस्तेमाल हो ना हो, बच्चों के हाथ में मैंने देखा है कि आप जी वो लाखों रुपए का फ़ोन बच्चों ने रखा हुआ, क्यों रखा हुआ है? वो आपने वो बच्चे, अब अगर आप अपना और हमारा बचपन भी देखें तो हमारे लिए तो वो जो $1 का पेन होता था वो भी आपको एनुअल रिजल्ट पे मिलता था और वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता था। बिल्कुल ऐसे कि पेन मिल गया पेंसिल के बाद, नहीं? एग्जैक्टली। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, उनको फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन उनके पास ऑलरेडी है, उनको लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन चाहिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि होगा तो फिर बाकी जो उसके दोस्त हैं वो समझेंगे यार इसके अब्बा जो है इसके ऊपर मेहनत करें। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा कि बच्चे अपने वालिदैन को ये तक कहते हैं कि जी आपने मेरे लिए क्या किया। मतलब अगर आप मुझे आईफोन 15 नहीं दिला सकते और मेरे दोस्त के पास वो आ भी गया है, तो आपने मेरे लिए फिर ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या किया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपीयरेंस के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि अखलाकियात बहुत पीछे रह गए। बहुत आम सी मिसाल ये है कि देखें, अगर हम कहीं किसी शादी से आ रहे होते हैं, बच्चे भी गाड़ी में हैं, बड़े भी गाड़ी में, हमारा नॉर्मल डिस्कशन क्या होता है, उसको देखा था उसके बाल कितने अच्छे लग रहे थे, दुल्हन देखा था कितनी मोटी थी, दुल्हा बहुत प्यारा था, दुल्हन ने कितने महंगे कपड़े पहने थे, बंदा प्यारा होता है। आप दुल्हन वाले तो दुल्हन प्यारी है, दूल्हा वाले तो दूल्हा प्यारा है। फिर आप दुल्हन पसंद है तो तुमने शादी क्यों करी, तय क्यों किया रिश्ता? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आपका डिस्कशन सारा जो है, आप ये बात नहीं करते कि जी दुल्हन का अखलाक कैसा था, रवैया कैसा था। आप किसी बच्चे की ये तारीफ, आप तुमने उसका बच्चा देखा उसके कितनी फ़ैन फॉलो, अब हमारे ज़माने में तो ये भी मसला हो गया ना, उसके इंस्टाग्राम की फॉलोइंग कितनी थी, उसके पास जो है वो उसकी टिकटॉक पे कितने व्यूज़ हैं, अब ये सारे मसले भी चल रहे हैं। तो हम जब इखलाकियात की बात ही नहीं करें तो वो बच्चा कैसे सीखेगा कि उसमें अपने तब्दीली के अंदर अपने अखलाक या रवैये को बेहतर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और वाकई सबसे अच्छा चेंज वही है कि आपकी जो पर्सनालिटी की ग्रोथ करे, चाहे वो कोई भी चेंज आप लेकर आएँ, अपने कपड़ों में लाएँ, अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेकर आएँ, आप अपने रवैयों में लेकर आएँ, आप अपने घर में लेकर आएँ, जो चीज़ आपको हेल्दी और खुश रखे वो तब्दीली अपने अंदर और दूसरों के अंदर लाने की कोशिश करें। इसी नुक्ते पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।